आपने मुकेश अंबानी का डांस देखा है? मैंने कोशिश की, जैसे उन्होंने कोशिश की डांस करने की वैसे ही मैंने देखने की कोशिश की, हम दोनों ही नहीं कर पाए। आपने देखा है वो प्रेस को जिस तरह से बाहर आके पूछती हैं सबने खाना खाया? नहीं, ये जरूरी है, समय पे पेडिग्री जो है। अनंत अंबानी का जानवरों के साथ जो बर्ताव का वीडियो है वो अलग है, और कर्मचारियों से बर्ताव का वीडियो अलग है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी पैर छू रहा है। लूट तुम भी रहे हो, वो तुम्हारे ही शिकार हैं जो तुमको लूट के गए। राम की कहानी में गौतम का जिक्र ज्यादा है, मुकेश का नहीं है। मैं जोया का फैन इसलिए हूँ क्योंकि वो कम से कम इतनी ईमानदार है कि उसी क्लास की कहानी करी, उसको जानती है। बिना वजह अच्छा हुआ गाँव नहीं दिखाने निकल गई। गांव में चार आदमी अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं ना, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, और हम देख के कह रहे होते हैं व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। रानी कह देगी कि रोटी नहीं तो केक क्यों नहीं खाते। अगर एक भाई बिजनेस में अच्छा हो और एक ना हो, दूसरे को बर्बाद होना है, तो फिर इवेंचुअली बड़े वाले को हेल्प करनी होगी। तो इसको पहले से ही वहां सेट करो, धीरे 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 धीरे, जहां कोई सवाल ही ना पूछे बिजनेस को लेकर। राधिका मर्चेंट तो वो जाति से बाहर गए हैं, क्योंकि जाति में उतनी अमीर लड़की थी नहीं। तो राधिका सारे मर्चेंट वाल्मीकि खान बन जाएंगे तो व्यवस्था का क्या होगा, भट्टा बैठ जाएगा उसका। तो शक्तिशाली के शक्तिशाली रहने की शर्त यह है कि कमजोर रहे। जब तक गौरैया का खून नहीं होगा तब तक गिद्धों के लिए शक्ति का प्रमाण पत्र पे साइन नहीं हो सकते हैं। उसका हो सकता है घर में रोज झगड़ा होता है इस बात पे कि तुम अंबानी परिवार की बहू हो, तुम रील नहीं बना सकती। तुलसीदास कह रहे हैं रामचरितमानस में, सकल पदारथ यह जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इससे ज्यादा बुलशिट थ्योरी क्या हो सकती है इस सोसाइटी में। तो लगता है ये देखिए, गरीब को शादी नहीं करनी चाहिए, वो उतना दुख से बचेगा। लड़के भी तय करें कि भाई जिस लड़की के पास नौकरी नहीं होगी मैं उससे प्रेम नहीं करूंगा। नहीं, अब तो महिलाएं भी कावड़ होने लगी हैं, दारू वारू पीती हैं उसमें। हमको फिर से नए ब्रूनो चाहिए होंगे, जब नया गैलीलियो, नया कोपरनिकस, हम वापस रेनेसांस की तरफ जाए। स्वामी दयानंद ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, इन्होंने कर दिया छेदों की ओर लौटो। जो लूप होल्स थे वापस लूप होल्स की ओर तो लौटो। अभी शादी का रोका हुआ है जो अभी उसके ऊपर जो बातचीत है, रोका हुआ है तो इतना निकल आया उनका। अगर ना रोकते तो क्या होता। हेलो व्यूवर्स, आज हमारे साथ हैं फिल्म लेखक और पत्रकार मयंक सक्सेना, और हम बात इस पर करना चाहते हैं कि हमारे मोदी जी ने ये नारा दिया है कि वेड इन इंडिया, शादियां देश में कीजिए। देश में शादियां हों तो उससे कितना बड़ा रेवेन्यू जो बाहर जा रहा है, 1000 करोड़ का रेवेन्यू जो बाहर गया पिछले साल, 5000 लोगों ने बाहर जा कर के विदेश में शादियां की। तो भारत में वो पैसा बना रहे, भारत में महंगी शादियां जो हो रही हैं वो यहीं की इकॉनमी को और पुष्ट करें। तो ये सोचते हुए जो वेड इन इंडिया का जो नारा है उस पर हम लोग बात करेंगे। देखने में मुझे बड़ा अच्छा लगा वेड इन इंडिया नारा, और हमने देखा कि एक बहुत बड़े परिवार ने उसको तुरंत अपना लिया है और काम शुरू कर दिया उन्होंने, और बात मान ली। वेडिंग से पहले ही एक उन्होंने फंक्शन रखा कि वेड इन इंडिया का जो बजट है वो अकेला ही एक ही परिवार संभाल लेगा, बाकी के लोग जो बाहर जा रहे हैं उनका। तो बहरहाल आज हम लोग इस पर बात करेंगे। और मयंक की का तारुफ ये है, मयंक फिल्मों से जुड़े हुए हैं, फिल्म लेखन से जुड़े हुए हैं, पत्रकार भी रहे हैं, और ये कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे दोनों जगह इनका काम रहा है। इसके अलावा इन्होंने लाइव रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, लखनऊ जैसे शहर से आते हैं, और इस वक्त हम लोग जामा मस्जिद में बैठ करके दिल्ली की ये बातें कर रहे हैं। मयंक, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। किंतु परंतु में आप इस बारे में हमें बात करिए कि किस तरह से वेड इन इंडिया का जो आइडिया है वो कितना भारत के लिए ज़रूरी है, और वो जो लोग बाहर जाते हैं, एक तो ये मसला था कि पढ़ते हैं लिखते हैं और चले जाते हैं और फिर वहाँ की इकॉनमी को सुदृढ़ करते हैं। अब ये है कि कमाएंगे यहाँ, खर्च बाहर करके आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या लगता है, वेड इन इंडिया वायबल है, या जिस तरह की ग्लोबल इकॉनमी है उसमें अब इन नारों की कोई अहमियत नहीं रह गई? देखिए, इसमें दो बातें तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो आती हैं वो इस पूरे आइडिया की मुखालिफत में है। उसकी वजह यह है कि एक ये कि हमारे जो फोर फादर्स थे जिन्होंने मुल्क बनाया, और हम अगर गांधी को लेकर आ जाएं, और फिर दूसरे नंबर पे हम अम्बेडकर को ले आए, और तीसरे नंबर पे हम ज्योतिबा फुले से लेकर के और किसी को भी रख सकते हैं कहीं भी। ये जो सारे लोग थे ये सब महंगी शादियों के खिलाफ थे। आप इनको पढ़ें, ये इस बारे में बाकायदा बात करते हैं। बल्कि ये अमीरों से, जो कांग्रेस के जो फंडर्स थे, बहुत सारे दानदाता थे, बिरला और बजाज, ये सब, ये इनसे भी गांधी तो रिक्वेस्ट करते थे कि भाई शादी सादगी से करो। आश्रम में आके शादियां हो जाया करती थी, ठीक है। इंदिरा गांधी की शादी बहुत इंदिरा गांधी की शादी बहुत सादगी से हुई। तमाम एग्जाम्पल हैं ऐसे, है ना। गांधी के निजी सचिव जो थे महादेव देसाई, उनके बच्चों की शादियां, या अम्बेडकर बाकायदा इस बारे में बात करते हैं, और वो तो सिविल मैरिज की बात करते हैं सीधे सीधे। तो एक तो आइडिया क्या है, ये जो लेविश मैरिजेस हैं
ये समाज के लिए कितनी अच्छी हैं कितनी बुरी हैं, एक सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि ये सारा जो आइडिया है, जो भी कुछ है, ये तो अमीरों का आइडिया है ना, जो एक्सेसिव अमीर है। बाकी का क्या है? और मुझे लगता है कि बहुत इधर पिछले अगर हम 20 साल देखें, 2 दशक, तो सिनेमा का जो असर है एक तो, यानी कि एक पूरा एरा आया जहाँ पे वो करण जौहरिश फिल्में जो थी पूरी, जिनमें बड़ी बड़ी शादियाँ थीं, महंगी महंगी, और उसके बाद जो भारत में जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फिल्दी रिच, है ना, उनकी देखा देखी पहले वो जो नव धनाढ़ था न्यूली रिच, उसने शुरू किया। पहले सैनिक फार्म्स में शादियाँ शुरू हुई, फिर छतरपुर के फार्म्स में शादियाँ हुई, उसके बाद कोई शहर से बाहर जाने लगा और फिर धीरे धीरे विदेश जाने लगे। और ये देखते 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 जिसको हम डेस्टिनेशन वेडिंग का आइडिया कह रहे हैं, मैं हाल में ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने अपनी हैसियत से कहीं आगे जाके, इसलिए कि जो समाज की रैट रेस है, और उस रैट रेस में ये भी नहीं कि कोई नौकरी मिल जाएगी। एक रैट रेस तो होती है ना कि नंबर एग्जाम में लाओ तो नौकरी मिलेगी अच्छी, यहाँ ये भी नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है। हमें ये साबित करना है कि हम कुछ हैं। पहचान का जो संकट है भारतीय समाज में, अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो उससे ग्रस्त जो समाज है, एक पूरा एक सोसाइटी जो सोसाइटल, सामाजिक और इंडिविजुअल, निजी, दोनों तौर पे उपलब्धियों से वंचित है। नौकरी के अलावा कोई उपलब्धि नहीं है समाज में। क्यों? क्योंकि सामाजिक तौर पे आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, लिटरेचर, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। स्पोर्ट्स को लेके कोई करियर कहाँ पर है? नहीं, इसमें फ्रीडम भी नहीं है। जो आर्ट, हाँ, लिटरेचर, कल्चर में जितने लोग हैं, हाँ, वो बहुत स्टाइफल्ड महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। उनके पास क्या फ्रीडम है? उनके पास वो नहीं है। अगर कल्चर के नाम पर, आर्ट के नाम पर और फनकारी के नाम पर सिर्फ आप भगवान की मूर्ति बना सकते हैं। हाँ, नहीं, सरकार और की क्या तारीफ कर भी कर सकते सकते हैं? हैं। हाँ, सरकार आज की ही कंटेंट क्रिएटर अवार्ड जो है अभी हाल ही में दिए जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, भारत सरकार दे रही है। तो हाँ, तो खैर, तो ये जो पूरा आइडिया, इसमें समझिएगा, यहाँ पे केवल एक हिस्सा तो ये है कि जो क्रिएटिव फील्ड में आ गया उसके पास फ्रीडम नहीं है। एक हिस्सा ये, उस फील्ड में आने के लिए जो फ्रीडम है, क्या परिवारों से वो है? नहीं है। तो एक पूरा समाज, अब आप नौकरी में चले जाएंगे, मान लीजिए आपने 10th का एग्जाम में बोर्ड्स में टॉप कर लिया, कितने दिन खुशी टिकेगी? ये खुशी कितने दिन टिकेगी? 1 महीना, 6 महीना। फिर 12वीं के एग्जाम आ जाएंगे, आपने उसमें भी टॉप कर लिया, 1 महीना, 1.5 महीना। अब प्रेशर है कि IIT निकालना है, बड़ी मुश्किल से करके निकाल लिया, ये उपलब्धि हो गई। 6 महीने बाद अब नफरत करेंगे IIT पहुंच के उस जगह से। फिर आपने सपनों की नौकरी पा लेंगे, कितने दिन प्यार कर पाएंगे? 6 महीने में लगेगा अरे यार ढंग की नौकरी मिल जाए, यहाँ से भी छोड़ें। ये स्थायी उपलब्धि नहीं है। स्थायी उपलब्धि वहीं से आती है जो चीज़ें आपको, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर, लिटरेचर, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको दीवार पर जाके शेर लिखने में मजा आता हो, ये है नहीं। तो जब एक सोसाइटी सेल्फ प्राइड से वंचित है तो वो ऐसी चीज़ों में प्राइड ढूंढती है जो नकली हैं। उसमें कास्ट है, जेंडर है, खाल का कलर है, और शादी भी है कि हम कितनी भव्य कर सकते हैं। अब ये बताइए, एक समाज जिसमें आपको कितना भी कमाने की इजाज़त है, अब वो कमाया हुआ धन अगर शादी पे ना खर्च हो या अंटालिया बनाने में ना खर्च हो तो कहाँ खर्च होगा? मसला भी तो है। अभी कोविड आया तो सबने देखा कहाँ खर्च होता है, नौकरियां छूट गई लोगों की। उस विपत्ति के लिए हम तैयार हैं क्या? जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या बैंक में जमा करते हैं तो क्या वो देश की संपत्ति नहीं है? तब क्या वो काम नहीं आ रहा है? शादी का तो होके खत्म हो गया, पर जब वो बैंक में जमा होता है तो वो लगातार काम आता है। वो देश की लिक्विडिटी भी है, वो सेविंग भी है, और उस पर बैंक लोन देके इंटरेस्ट भी कमा रहा है सरकारी। क्या समस्या है? अच्छा, तो जो पूरी शादी की इंडस्ट्री में जो लगे हुए लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं और जो वर्कर्स हैं, उनको भी तो कुछ पैसे आते हैं ना इस इंडस्ट्री से। हाँ, पर अब यहाँ पे ये सवाल है कि ये जो लेविश शादियां हैं, इसमें किन ट्रेडर्स को लाभ पहुंच रहा है? क्या वो आपके ये जामा मस्जिद के इलाके के ट्रेडर्स हैं, या लखनऊ में मेरे मोहल्ले के ट्रेडर्स हैं, या मुंबई में किसी जावेरी बाजार के लोग हैं? आपको पता है हमारे चांदनी चौक में हर बड़ी शादी में पहना हुआ जो लहंगा है उसकी कॉपी मौजूद है। उसकी कॉपी मौजूद है ना। तो अंततः ये तो वही प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, यानी कि डिसइंटीग्रेटेड तौर पे, अगर डिसइंटीग्रेशन नहीं है पैसे का, वेल्थ का, अगर डिसइंटीग्रेशन नहीं है इकोनॉमी में, अगर केवल वही लोग, अब अंबानी की शादी में, चूंकि हम वो बात करेंगे, आपको क्या लगता है सब्यसाची का भी लहंगा शायद ना आया, उससे भी कोई महंगा आया हो जी। तो इसका क्या फायदा हो रहा है? इवेंचुअली इससे केवल रॉ मटेरियल खरीद लिया जाएगा, बहुत हुआ, वो तो उसी दाम में मिलेगा, उस शादी से कोई फायदा। ये जो दूसरी बात, क्या रेवेन्यू कमाने के एक और तरीके नहीं है? दो, एक सवाल, हम कैसी ग्रोइंग इकोनॉमी है जहां केवल अमीर से रेवेन्यू कमाने के बारे में हम सोच रहे हैं? इसके दो मतलब है, या तो हम ये चाहते हैं कि भाई अमीर दे नहीं रहा है उससे किसी तरह ले लो,
या फिर हम ये जानते हैं कि गरीब के पास कुछ है नहीं अब देने को, या नॉर्मल आदमी के पास, मिडिल क्लास के पास। ये दोनों ही स्थितियां भयावह हैं, दोनों ही स्थितियां खराब हैं। असल में दूसरी स्थिति होगी। ये सारी चीज, ये लीड इकोनॉमी में हमारे फंडामेंटल्स बहुत गड़बड़ है। अभी मैं कहूंगा महंगाई है, तो कोई आके कह देगा कि महंगाई तो तब बढ़ती है जब इकोनॉमी ग्रो करती है। हाँ, इन्फ्लेशन इज नॉट सच अ बैड थिंग एट द एंड। अब इसमें सवाल है, जब हम इन्फ्लेशन को अच्छा कहते हैं तो हम ये मान रहे होते हैं ना कि चूंकि बाजार में खरीदारी बढ़ी है, लोगों की आय बढ़ी, आय बढ़ने से उनकी क्रय क्षमता बढ़ी, क्रय क्षमता बढ़ी तो खरीदना शुरू किया। कहाँ बढ़ी है? यही सवाल है। जब क्रय क्षमता बढ़ने से बाजार में सप्लाई कम पड़ती है और तब महंगाई बढ़ती है, तो वो अच्छी महंगाई है क्योंकि क्रय क्षमता बढ़ी है। पर अगर क्रय क्षमता नहीं बढ़ रही है, क्रय क्षमता मतलब परचेजिंग पावर, बाइंग पावर, परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, तो ये कैसे बढ़ रही है? तब तो ये खराब महंगाई है ना। आपको पता है जीडीपी कहाँ पहुंच गई है? जीडीपी, हाँ, आप तो बिल्कुल सरकार विरोधी हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सरकार विरोधी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जीडीपी जहाँ पहुंची है, मैं वही सवाल कर रहा हूँ जो मैं 2014 के पहले करता था कि इसमें आंकड़े क्या हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में कॉर्पोरेट्स का कितना है और आम आदमी का कितना है। अगर आम आदमी का 2% है या 10% है, तो 90% कॉर्पोरेट्स का है। तो किसकी जीडीपी बढ़ रही है और किसके लिए बढ़ रही है? सवाल तो वही है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक, भाई एसएमईज अगर चल रही हैं, अगर छोटा दुकानदार चल रहा है, वो तो नहीं चल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई सरकार को ये पता है, मोदी जी को पता है कि अब इन्हीं के पास पैसा है, जीडीपी इन्हीं की है, तो भाई तुम ही शादी कर लो आके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा, खासकर एमएसएमई और एसएमई बहुत ख़राब हालत तो में। अब इसमें हम आ जाते हैं वापस। मोदी जी ने कहा वेड इन इंडिया, तो मतलब वो अमीरों से कह रहे हैं धूमधाम से शादी करो। मोदी जी ने कहा था कि शादी वादी में फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, एक और मन की बात के एपिसोड में। ओहो, अच्छा, ठीक है, हाँ। और ये 10 बार ही तो तब सभी कहते हैं ना। मोदी जी ने सोचा होगा कि जब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, सादगी से तो कर नहीं रहे, अब विदेश जाके कर रहे हैं तो भाई विदेशी में कर लो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो कह रहे हैं अमीर से कि तुम्हें जैसा मन हो वैसी शादी करो, और गरीब से कह रहे हैं कि तुम कर ही नहीं सकते हो मेरा तो क्यों कर रहे बुनियादी हो? सवाल यही, जब आप अमीर को जितना मर्जी कमाने दे रहे हैं और कितनी भी दौलत वो जमा कर सकता है, तो कहाँ निकलेगी वो दौलत? वो ऐसी ही जगह निकलेगी। इसमें एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा और है। कई सारी डेस्टिनेशन वेडिंग्स विदेश में ऐसी जगहों पर है जहां शादी करना भारत के मुकाबले सस्ता पड़ता है। अच्छा, ये भी ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? ओके, तो इकोनॉमी भी है इसमें भाई हाँ, नेपाल में करेंगे सस्ता पड़ेगा। नेपाल क्यों, आप हो देखिए, जब आप विदेश जाके शादी करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होता है कि आपके मेहमान कम हो जाते हैं, आपकी गेस्ट लिस्ट चुनिंदा होती है। आप कहते हैं बड़ी सीक्रेटिव वेडिंग है, हाँ, पर 80 लोग 100 लोग बुलाए हैं, पर प्लेट का खर्चा तो कम हो जाता है। उसके अलावा कॉफी अगर मान लीजिए मैं विदेश में शादी करूं, मेरे 70% रिश्तेदार नहीं आएंगे उसमें, क्योंकि पासपोर्ट ही नहीं है उनके पास। अरे वो कैटेगरी नहीं है जिनके यहाँ पासपोर्ट नहीं होते, उनके यहाँ सबके पास होते हैं। आपके पासपोर्ट होते हैं तो आ जाएंगे। बहुत जगह शादियां जिस तरह की लेविश, अब ये अंबानी जी जो शादी कर रहे हैं, इतनी लेविश शादी क्या है विदेश में कर पाते? आप देखिए, उन्होंने जामनगर चुना है, एक छोटा शहर चुना है, तो उस छोटे शहर को बूस्ट अप मिलेगा, वहाँ 10 दिन का एयरपोर्ट बन गया। हाँ, तो देखिए बड़े आदमी की खासियत और फिर एक जू उन्होंने बनाया है वहाँ और पे भी उसको भी आएंगे। दिखाया उन्होंने। हाँ। तो कितना, तो देखिए छोटे zoo शहर तो को अब डेवलप करना। पूरा देश जो है एनिमल फार्म है, वो तो अलग बात है। पर देखिए, बड़ा आदमी जो होता है, जितना अमीर होता जाता है, उसके अंदर 2 इच्छाएं होती हैं। पहला ये कि लोग मुझे अमीर तो मान रहे हैं और बड़ा नहीं मान रहे हैं, और बड़ा दिखने के लिए जो है वो किसी छोटी चीज को बड़ा बनाना जरूरी होता है। तो वो अचानक तीर्थ यात्रा पे चला जाएगा तिरुपति बालाजी, और नंगे पांव चलते हुए, नंगे शरीर जाके बाल मुंडवा लेगा। लोग कहेंगे देखो यार इतना बड़ा आदमी है, तब भी जो है लोग ये नहीं कह रहे हैं अभी ना। ठीक है। दूसरा, उसके जीवन में स्ट्रगल का अभाव होता है, जो रोजमर्रा का स्ट्रगल होता है आम आदमी का। तो आपने अनंत का स्ट्रगल देखा? अनंत का स्ट्रगल एक स्ट्रगल है, अनंत के पिताजी का के स्ट्रगल की बात मैं कर रहा हूँ अभी। तो अनंत के पिताजी के जो स्ट्रगल्स थे वो हमारे सामने इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उस जमाने में इंस्टाग्राम था ही नहीं। लेकिन रील्स थी स्ट्रगल ही नहीं। बहुत अलग है, बहुत अमीर परिवार से अब थे। उन्होंने डांस जो किया है, वो जो स्ट्रगल है डांस वाला, आप वो देखिए मयंक, अगर आप देखेंगे तो मुकेश जी का जो डांस है, नहीं, पर उनको वो जरूरत पूरा नहीं स्ट्रगल थी। है। ये स्ट्रगल देखिए, यही फर्क है। अमीर और गरीब का फर्क क्या है यहाँ पे? जो गरीब की मजबूरी है, वो अमीर का शौक है। गरीब आदमी शौक देखिए, पूरे ना करे, आप ये नहीं बिल्कुल करे, पर गरीब की मजबूरी है, उसको शौक बना रहा है क्योंकि उसको स्ट्रगल का भाव लग रहा है जीवन में। भाई गरीब आदमी झोपड़ी में मिट्टी की मजबूरी में रहता है, अमीर आदमी जाता है 1 हफ्ते की छुट्टी बनाने, उसमें वो स्ट्रगल, अरे वहाँ बिजली भी नहीं थी, वहाँ पे मोबाइल सिग्नल नहीं आता है, कितना सीरीन था, जिंदगी भर रहो इसमें तो सीरीन पता चलेगा।
ऑर्गेनिक लाइफ। गरीब आदमी आप जाइए पहाड़ में, उत्तराखंड में कहीं पठार चली जाइए, वो चढ़ता है 15 किलोमीटर ऊपर रोज की मजबूरी है। ये ट्रैकिंग करने जाते हैं क्योंकि इनके जीवन में स्ट्रगल का अभाव है। तो आप जो मैंने कहा ना, एक जो उपलब्धि की भावना है। आप ये बताइए, आपको अमीरों का स्ट्रगल क्यों नहीं लगता? आप ये देखिए, नहीं, मुझे अमीरों का स्ट्रगल, नीता भाभी का जो बॉलीवुड ड्रीम है, जो और जो उसके लिए उन्होंने सबसे मेहनत कराई है, आप तो बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। इसमें यही फर्क है कि नीता को पूरा देश भाभी कह रहा है, यही नीता अगर गरीब होती तो उनको नीता कह रहा होता है, हो सकता है नाम भी नहीं पता होता, या हो सकता है जो है वो केवल अनंत की अम्मा कह रहा होता। दैट इज द डिफरेंस। पूरे देश की भाभी है वो। मैं चाहती थी कि मैं उस परिवार के जो स्ट्रगल्स हैं उन पर कुछ बात करूं। ये सीरियस बात कुछ नहीं, होने नहीं देखिए, दे ये रहे। स्ट्रगल हो सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि किसी का स्ट्रगल, जो मान लीजिए बाहर, यहाँ जामा मस्जिद के बाहर एक बड़ी सी होटल के सामने एक छोटा सा ठेले पे खजूर बेचने वाला है, हो सकता है कोई ये माने कि उसको सिंगापुर का या दुबई का वीज़ा नहीं मिला शॉपिंग करने के लिए, हो सकता है माने कि दोनों के स्ट्रगल बराबर है, दोनों का दुख बराबर हो सकता है, क्योंकि तो महसूस करने पे हम कितना दुख किसी से महसूस कर रहे हैं, पर दोनों का स्ट्रगल बराबर नहीं है। नो, आप बहुत बहुत क्या कहना चाहिए, इनसेंसिटिव हो रहे हैं, निष्ठुर हो रहे हैं। आपने देखा ही नहीं, आपने मुकेश अंबानी का डांस देखा है? पहले ये बताइए, जो उन्होंने इसमें था। मैंने कोशिश की, प्यार हुआ, इकरार हुआ। मैंने कोशिश की, जैसे उन्होंने कोशिश की डांस करने की, वैसे ही मैंने देखने की कोशिश की, हम दोनों ही नहीं कर पाए। उफ़्फ़ो। तो ठीक है, अब कोशिश हम दोनों ने पूरी की, देखिए। लेकिन आप ये देखें कि इतना पैसे वाला इंसान, इन भारत का सबसे अमीर आदमी, और उसके स्ट्रगल्स हमारे सामने अब जब आते हैं, जब वो डांस नहीं कर पा रहे हैं, जब बच्चों को लेकर के जो बच्चों के स्ट्रगल्स हैं, आप पहली बार वो आम आदमी की तरह दिखाई दिए, चाचा जी की तरह, मौसा जी की तरह, कि वो डांस करने की कोशिश की उन्होंने, पर कर नहीं पाए। इससे ज़्यादा एक्सपर्ट्स तो हमारे फूफा जी होते हैं, जो चाहे नाराज़ भी हो जाएं लेकिन घोड़ी के आगे डांस वो इससे बहुत बेहतर करते हैं। नागिन करते हैं, नागिन डांस करते हैं, और वो बहुत अच्छा करते हैं। बहरहाल, मुकेश जी को नीता भाभी ने ये मौका दिया है, तो ये बहुत कि खुद के अलावा किसी को वो दिखने का मौका भी दे रही दिखने है। का मौका मिला, तो बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी घटना घटी उस दिन। और डाटा नहीं स्टेज पे खराब डांस करने के लिए वहीं पे। नो, शी इज़ वेरी कल्चर्ड। तुम आओ, मुंबई आपने इंडियंस देखा से है, किसी को बुला लिया, तुम आओ करके वो दिखाओ। बहुत कल्चर्ड है। आपने देखा है वो प्रेस को जिस तरह से बाहर आके पूछती हैं, सबने खाना खाया? हाँ हाँ, और सब कहते हैं हाँ बहुत अच्छा था। नहीं, ये ज़रूरी है, समय पे पेडिग्री जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, और ये तो उनका एहसान है कि उन्होंने बाकायदा मनुष्यों वाले बर्तनों में खाना खिलाया। वो चाहते तो स्टील के जो बर्तन आते हैं उसमें रख सकते थे, क्योंकि जिस तरह सारा मीडिया सब कुछ छोड़ के, कानपुर में इतना बड़ी घटना हुई है, लेकिन सब मुकेश अंबानी की शादी चल रही है केवल जी। तो मुकेश अंबानी, सॉरी, अनंत अंबानी की शादी चल रही है। हाँ, तो अब आप देखिए, वो रिहाना बहन जी को भी लेके आए हैं, और बाकी के इतने बड़े बड़े लोग आए, जुकरबर्ग आ गए। हम लोग सोच रहे थे कि हम फेसबुक की जब एल्गोरिदम चेंज होती है तो हम शिकायत करें, हमें अब पता चला कि शिकायत कहाँ करनी है, फेसबुक की शिकायत। नहीं, वो इसीलिए वो छोड़ छाड़ के यहाँ चले आए, शादी में लगे थे, उनको फ़ोन कर रहे थे लोग, लेकिन इतना तेज़ डीजे था, वो डांस कर रहे थे, उनको सुनाई नहीं दे रहा था कि फ़ोन आ रहा है उनके हेडक्वार्टर से। तो उनको, हालांकि मुझे लगता है, हो सकता है ये ऑफर किया गया हो कि भाई जामनगर में लगाओ ना कंपनी अपनी, यहीं ले आओ सब। बहरहाल कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे बहुत कुछ अच्छा होता दिख रहा है देश में। मुझे तो बहुत दिन बाद इतना ह्यूमर मिला है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। प्रिविलेज, आप देखिए ना, प्रिविलेजेस की भी जो त्रासदी होती है, जो एक सैनिटाइज्ड प्रिविलेज बच्चे हैं, उनकी कठिनाई देखिए। लेकिन इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी है ये सोशल मीडिया का जो दौर है, डिजिटल दौर है। अगर ये डिजिटल दौर नहीं होता तो अनंत पर जो परफॉर्मेंस का जो बोझ था कि वो अपने आप को दुनिया के सामने एक इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, डाउन टू अर्थ, धार्मिक और एक ऐसा नौजवान की तरह पेश करे जो सिंग्ड है देश के सारे कॉजेज़ और कंसर्न्स के साथ में, इंक्लूडिंग द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एट्सेट्रा। तो आप देखिए ना कि ये मौका मिला डिजिटल की वजह से, और वो कर सके। और उन्होंने खिचड़ी भी, मतलब ही इज सच अ कंपैशनेट पर्सन, हाथी के लिए खिचड़ी बन रही है, और बिल्कुल, और उसमें से राहुल कंवल को भी दी उन्होंने। यौगिक, अब आप ना, राहुल कंवल को भी दी उन्होंने, मतलब ये आप समझिए कि आज मैंने एक तस्वीर देखी थी, राहुल कंवल में बहुत चेंज आ गया उस खिचड़ी को खाने के बाद। जी, बहुत कुछ था उस खिचड़ी में, और खिचड़ी से पहले उनके हाथियों के स्नैक्स भी थे, वो भी चखे राहुल ने जी। हाथी के स्नैक्स लड्डू फॉर्म में थे, लेकिन खिचड़ी कैसे खाते होंगे हाथी, उनका चम्मच नहीं दिखाया गया जी, मतलब इट वाज अ, क्योंकि राहुल के मुंह में जाता नहीं वो चम्मच, इसलिए राहुल उस चम्मच से नहीं खा पाते। राहुल को उस बर्तन भी नहीं दिया गया। हाँ, वो कटोरी थी हो छोटी सकता है सी। राहुल ने एक्टिंग करके ऐसे करके दिखाया होगा, नहीं मैं सूंड से खा सकता हूँ, पर
दिस इज़ आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, इनको तो कुछ बात में अच्छाई नहीं नज़र आ रही। लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे जब मैंने राहुल का जो इंटरव्यू है अनंत के साथ, अनंत अंबानी के साथ, जब मैंने वो सुना, वो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इतनी डिटेल में, इतने डेप्थ में गए हैं। और उन्होंने जो वो पूरा जू है वो जो वनतारा वनतारा जो है उसको उन्होंने डिज़ाइन किया, उस पर रिसर्च करी है, सब काम किया है और सिंगल हैंडेडली उन्होंने किया है। तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई कि चलो इतनी प्रिविलेजेस हैं और देश के सबसे अमीर ख़ानदान का वारिस होने के नाते उनके ख़तरे भी बहुत हैं। वो हमारे आप की तरह नहीं जा कर के सड़क पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, तो ये उनके ऑप्शंस ही नहीं हैं। इसके बावजूद उस नौजवान ने अपने आप को किसी चीज़ में तो लगाया, तो उसको तो अप्रिशिएट करें कम से कम। देखिए, अप्रिशिएट करूँ ना करूँ, लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर संजीदा है कि मेरी किसी तरह की कोई सहानुभूति मुकेश, नीता, अनिल, टीना किसी के साथ नहीं है। पर अनंत की जब हम बात करते हैं या किसी भी और ऐसे प्रिविलेज किड की, तो यहाँ पर मेरे लिए मुझे सहानुभूति, तरस, एम्पैथी इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं उतना अमीर हूँ नहीं, तो मैं एम्पैथाइज नहीं कर सकता। आत्मानुभूति तो मुझे वहाँ होना पड़ेगा उस तरह से, तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर पाता हूँ कि मैं मुकेश अंबानी का बेटा हूँ, है ना। लेकिन वहाँ पर मैं जो मगर देखता यहाँ हूँ, पे रुकिए, अब वो तो रेस्ट्रिक्शंस में जी रहा है ना, खाना अपनी मर्जी। अब उसने चखने के लिए खिचड़ी हाथी वाली चखने के लिए मना किया क्योंकि वो डाइट पर है। राहुल को मना कर दिया, बहुत सारे हिस्से इसीलिए मैं ना कह तो रहा वो खाना खा पा रहे हैं, ना तो वो घूम फिर पा रहे हैं, ना तो वो उस तरह से कपड़े पहन करके उछल कूद कर। तो आप ये देखिए कि वो आप मतलब आप ज़्यादा हूँ। प्रिविलेज ये हैं। सिर्फ उनकी बात नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर इस सिर्फ हम अनंत अंबानी तो एक बहुत बड़े औद्योगिक घराने की औलाद है ना, सबसे बड़े। हम इसको, वही मैं कह रहा हूँ, इसको हम थोड़ा और जगह ले जाएं। जो थोड़े बहुत भी प्रिविलेज्ड हैं बच्चे, उन सबका जो जीवन है वो जिस तरह से पिछले कुछ सालों में बदला है और जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, कई जगह रिस्ट्रिक्शन है, कई जगह प्रिविलेज जो है वो ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शन बन जाता है, क्योंकि जो सड़क पर निकल सकता है वो भी नहीं निकल रहा है। ये उन सब बच्चों की कहानी है। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी जो है उसके बहुत सारे फायदे हैं, पर प्रिविलेज घर, और अब मैं अपर मिडिल क्लास को भी प्रिविलेज मानता हूं जिस तरह की इस देश में स्थिति है, ठीक है, वहां 8 साल 9 साल के बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है। वो स्टेशनरी खरीदने के लिए भी घर से बाहर नहीं जाता है, वो फोन उठाता है, ऐप पे जाता है, ऑर्डर करता है, घर पे डिलीवर हो जाती है हर चीज। जैसे शार्पनर और रबर खरीदने हम जाते थे, एवरीथिंग, हर चीज। उसके साथ ये जो वो घर में बंद है वो एक बात है, पर वो जो सुविधाभोगी समाज बन रहा है, सुविधाभोगी समाज का एक नुकसान ये होता है कि वो बाकी मनुष्य जो सुविधाभोगी नहीं है उनको मनुष्य नहीं मानता या उनको अपने से कमतर मानता है, एक हिस्सा। और इसीलिए अनंत अंबानी का जानवरों के साथ जो बर्ताव का वीडियो है वो अलग है और कर्मचारियों से बर्ताव का वीडियो अलग है। वो फर्क साफ दिखाई देगा, जिसमें एक बूढ़ा आदमी पैर छू रहा है और अनंत पीठ पे ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है। आप समझ रही हैं, जानवर को लेके इतनी एम्पैथी, इतना कंपैशन, और एक बुजुर्ग आदमी आपका पैर छूता है अपने बर्थडे पर, आप उसको आशीर्वाद देते हो। क्यों? ये कंडीशनिंग है। जो घर, उसकी कोई गलती नहीं है, उस बच्चे की कोई गलती ही नहीं है। उसने देखा क्या अपने मालिक आसपास? दाता है ना, मैं वही कह रहा हूं, उसने आसपास देखा क्या, है ना। दाता तो ईश्वर है, ये तो धार्मिक लोग हैं ना, मालिक दाता है इनके ये तो धार्मिक लोग हैं, मंदिर जाते हैं, कुल देवी है, सिद्धि विनायक जाते ये हैं। फील होना नहीं शुरू हुआ कि भारत के दाता और विधाता यही लोग हैं? इनको ये तय करना होगा, मंदिर क्यों जाते हैं, अपना बनवा ले। उससे अच्छा, भाई जब मुझको दिया है तो सब कुछ ईश्वर ने दिया है, और जब मैं दे रहा हूं तो मैं दे रहा हूं, ये कैसी बात है? ये उसकी गलती नहीं है, ये उसने अपने बाप से सीखा या उसने परिवार से सीखा, कहीं और से नहीं सीख सकता था। उसने जो बर्ताव देखा बचपन से, इट्स केस, पेरेंटिंग भी तो कोई चीज है ना, वहां बराबरी समझाई नहीं गई उसको कभी। धीरू भाई का जो आपने बर्ताव, देखा नीता अंबानी ने जब हाथ मिलाने की एक मैंने देखा। महिला ने कोशिश की, जब वो पूछ रही थी यहाँ मंदिर में डेली हाँ, आते उन्होंने हैं, एनर्जी सेंस की, इतनी हीट, बस हो गया ऐसे, हाँ भाई आ गई, वहां की गर्मी यहाँ तक आ गई, ठीक है, हो गया। कोई बीमारी भी लग सकती थी, वो दे आर नॉट एक्सपोज, उनकी इम्यूनिटी कम बिल्कुल होगी। लग सकती थी ये बीमारी। यहाँ पर समझने की जरूरत है कि ये जो इतने सैनिटाइज प्रिविलेज लोग होते हैं, इनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है। अगर वो हमारे आपसे हाथ मिलाने लगेंगे तो कुछ नहीं पता कि उनको कौन सी बीमारी लग जाएगी जो हमें है, और हमारी इम्यूनिटी डेवलप्ड है। मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। अब इसमें एक और सवाल है, जिनकी इम्यूनिटी पहले से डाउन है, इसका मतलब उनको हमसे ज्यादा बीमारियां होंगी पहले से, तो उनके हाथ मिलाने से उस औरत को बीमारी लग सकती थी, तो उन्होंने उसकी बेचारी की सेहत का ध्यान किया होगा, इसको ना भाई बेचारी को लग जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो अब अनंत
की गलती नहीं है, पर ये जो यहाँ पे एक बात मैं कह रहा हूँ, इसका नुकसान क्या है? आप उस बच्चे की स्ट्रीट स्मार्टनेस डेवलप ही नहीं होने दे रहे हो। वो घर से बाहर जा ही नहीं रहा है, वो हर चीज़ ऑनलाइन। ये नॉर्मल घरों की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा भी प्रिविलेज है। जी। जब आप हर चीज़ ऑर्डर करके मंगाओगे तो आपकी स्ट्रीट स्मार्टनेस कैसे डेवलप होगी? आप निकल ही नहीं रहे हो, आप दुकान तक नहीं जा रहे हो, आप नुक्कड़ तक नहीं जा रहे हो, आप सब्जी खरीदने नहीं जा रहे हो, आप दही लेने नहीं जा रहे हो, आप स्टेशनरी खरीदने नहीं जा रहे पैसे हो, दे के सामान खरीदना नहीं आता आप बच्चों खुद मेट्रो से या बस से स्कूल नहीं जा रहे हो, कॉलेज नहीं जा रहे हो, आप गाड़ियों से जा रहे हो। और ये नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं, वहाँ की स्थितियाँ हैं, उनको पता ही नहीं है कि दुनिया कैसे ऑपरेट करती है, ठीक है। और इसलिए जब वो अकेले निकलते हैं कभी, तो वो छले जाते हैं, बेवकूफ़ बनते हैं, और फिर आके ये होता है कि बाहर की दुनिया बहुत बुरी, लोग लूट लेते हैं। लूट तुम भी रहे हो, वो तुम्हारे ही शिकार हैं जो तुमको लूट के गए हैं। तुमसे वो 200 रुपया लूट ले गए हैं, तुमने उनसे हज़ारों करोड़ लूट लिए हैं। यहाँ पे लूट और लूट, या हिंसा और हिंसा का जो फ़र्क है हम वो समझ ही नहीं पाते हैं। ऑप्रेस्ड की हिंसा और ऑप्रेसर की हिंसा दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। यहाँ तो अनंत को अच्छा, पता तो ही नहीं अब है। अगर इस तरह का कोई क्राइम किसी के साथ हो रहा है तो फिर हमें एफआईआर नहीं करानी बिल्कुल चाहिए? करानी चाहिए आपको, लेकिन आप जो क्राइम कर रहे हैं उस पर एफआईआर नहीं हो सकती है। समस्या ये है, समस्या तो ये है ना कि व्हाइट कॉलर क्राइम पे तो एफआईआर भी नहीं है, हो ही नहीं रही, होती ही नहीं है। और हो भी जाती है तब भी वो उतनी शान से घूमता है मुकेश अंबानी के खिलाफ या अंबानी के खिलाफ। केजी गोदावरी बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस की चोरी का मामला था, उसके नहीं, और भी बावजूद समस्याएं उनकी। देखिए, बस इस दुनिया, इस भारत के सबसे बड़े कर्जदार भी हैं। सबसे बड़ा जो कर्जा, जो 4 लोग हैं उनमें नंबर 1 मुकेश अंबानी साहब हैं। आप ले लीजिए जिनके मोहल्ले ऊपर में कर्जा, कर्जा- हर आदमी बेइज्जती करेगा आपकी। यहाँ कुछ होता है? यहाँ पूरा मीडिया कवर करने में लगा हुआ है, और ये एक जगह की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने मीडिया को तो इजाजत नहीं दी। रूबिका लियाकत तो मुझे नहीं दिखी। नहीं, रूबिका गई थी, गई थी? चिड़ियाघर में वो भी गई थी। अच्छा अच्छा जहाँ जिसकी जरूरत है वहां वो जा रहा है अपना। अच्छा, मैं तो मिस किया फिर नहीं, वो चिड़ियाघर में वहां सब गए थे कि आओ तुम टेम्परेरी रह के देखो कि स्थायी रूप से कैसे रहा जाता है। ओके। सारे जानवर बुलाए गए थे, अच्छा अच्छा, तो मैंने कुछ मिस कर दिया। आई विल चेक। तो सब बुलाए गए थे। रूबिका गई थी बाकायदा। मेरे ख्याल से पहला या दूसरा इंटरव्यू रूबिका का ही था ओहो, आनंद के साथ। हाँ, तो मुझे लगता है एल्गोरिदम में कुछ लोचा हुआ है, क्योंकि मुझे वो मिल नहीं रहा, मुझे नहीं दिखा वो। वरना मैं पर्टिकुलरली देखती कि उनका अपना मीडिया कैसे आनंद को, अपने मालिक को कवर करता है। नहीं उन्होंने किया था, पर देखिए यही खेल है, बड़ा आदमी ये नहीं दिखाता है कभी। हम तो जी सबको मौका दे रहे हैं, अपना वाला क्या होता सब है कुछ चापलूसी का बराबर मौका। भाई। आज तक जब ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं जो हेट स्पीच वगैरह करते हैं, जब भी एफआईआर हुई है एंकर पे, कभी आपने देखा कि मालिक के खिलाफ हुई हो? अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट अभी बनाती है, एनबीडीएसए ने किया है ना, 50,000 का 50,000 जुर्माना करे भाई, तबाह हो जाएंगे चैनल। दूसरा वार्निंग भी दी है। हाँ। अब अगर ये चैनल अच्छा, जुर्माना वार्निंग नहीं ना देगा, माने और उनको वो अगर कुछ नहीं कर मिडिल सकते। फिंगर दिखा ही दें तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं, वो कह देंगे आप या तो निकाल देंगे एनबीडीएसए से, हट जाओ, या वो खुद हट जाएगा। क्या कर लेंगे? नहीं, अगर वो एनबीडीएसए की मेंबरशिप ही छोड़ दें, कौन? जिसको सजा दी है। एनबीडीएसए की कमेटीज की लिस्ट देखिएगा, हर कमेटी में नेटवर्क 18, टीवी टुडे, इनके बड़े बड़े लोग जो हैं हर कमेटी में बैठे हुए हैं। कल्लीपुरी जो है वो जो रूल एंड लीगल कमेटी है उसमें बैठी हुई हैं, जो मालकिन है टीवी टुडे की वो है उसमें। नेटवर्क 18 का सीईओ सब बैठा हुआ है। सवाल यही है, कभी आपने देखा कि मालिक पे, अगर कोई कंपनी जहरीला प्रोडक्ट बनाती है तो एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज होगी? मालिक के खिलाफ ना। यहाँ किसके खिलाफ दर्ज होती है? मजदूर के खिलाफ। एंकर निकाल देंगे उसको, नया ले आएंगे, वही काम कराएंगे। तो मुकेश भाई का क्या है? और ये हमको लगता है कि एक कंपनी उनकी है, सब उनका है। आप इतनी बुराई कर रहे हैं, मैंने तारीफ बुराई करने नहीं कर के रहा हूं, लिए तारीफ सोचा सब था उन्हीं का है। आपसे बात करूंगी। मेरा भी तो एल्गोरिदम का सवाल अरे रहेगा। भाई, गुरु नानक कहते हैं कि वो जब चिड़िया खेत चुग रही थी, किसी ने कहा उड़ाते क्यों नहीं हो? तो उन्होंने कहा हरी की चिड़िया हरी की खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। तो सब हरी का है, सब उन्हीं का है। ये शादी तो इसीलिए हुई है ना कि भाई पड़ोस वाले शर्मा जी ने बहुत बड़ी शादी की थी, हम उनसे बड़ी करेंगे। बहुत उनको बन नहीं रहे बुलाया? हो, गौतम उनको अडानी। दिखाने के लिए शादी की जा रही है। ओह। दूर से व्यू ज्यादा अच्छा, अच्छा मैं दिखता है। सोचती हूँ कि अड़ोस पड़ोस में इतना कंपटीशन होता है तो अंबानी अडानी में क्या होता है कंपटीशन? इस समय तो ये देश शादी में इसीलिए हो सिर्फ रही है। अडानी ही हम सुनते हैं। अडानी का ये, अडानी का वो, अडानी ने ये भी खरीदा, वो भी खरीदा। तो मुकेश भाई को तो बहुत हार्ड ये बर्न होता होगा। शादी इसीलिए हो रही है। ये आप एक बात बताइए, शादी तो कहीं कुछ महीने बाद है। ये प्री वेडिंग इस तरह की हमने कब देखी? ये एक देश होता की है, इकोनॉमी को जब से वेड इन इंडिया का कहा मोदी जी ने, वेडिंग तो होने के बाद दिया है मोदी, उनको लगा ये सही तरीका है यार,
पर कौन तो करेगा? उनको तो पहले से पता रहता है ना कि क्या बोलने जा रहे हैं। नहीं, आजकल बातचीत कम है ना, अच्छा, अडानी से ज्यादा है आजकल तो। ये सब अफवाहें हैं, मैं नहीं मान सकती। बहरहाल, राम की कहानी में गौतम का जिक्र ज्यादा है, मुकेश का नहीं है। तो गौतम एक ऋषि थे, लेकिन जी बुद्ध भी थे। जी, मैं किसी उद्योगपति की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन मंदिर में तो नीता भाभी गई थी और अडानी साहब नहीं गए थे। तो अडानी साहब, एक मैं मिनट, या मैंने जो मिस किया खुद हो तो मैं नहीं आराध्य कह हो, सकती। अगर आप लोगों ने देखिए, देखा है उनको तो भाई मुझे माफ करेंगे। जो खुद आराध्य हो चुका है उनका, जिनके आराध्य का मंदिर है, वो एक आराध्य दूसरे आराध्य के मंदिर में क्यों जाएगा? ओके, यहाँ भी तो कंपटीशन होगा ना कि भाई ओके, तुम तो मुझे देवता मान रहे हो और तुम उनको भी देवता मान रहे हो, इनका मंदिर है, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? ओके, ठीक है, मैं समझ मैं गई। उनको भी नहीं बुला रहा हूँ अपने मंदिर में, दोनों आराध्य हैं। हाँ, तुम दोनों जगह जाओ। दो अवतारों का कंपटीशन हो ये जाता है। शैव और वैष्णव का जैसे सेक्ट बन गए ना, हाँ, तो ऐसे ही गौतम जो है वो भी तो आराध्य है ना। अब देखिए, मुझे धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो नहीं, मैं इसलिए गौतम की बात कर रहा हूँ, मैं तो कॉर्पोरेट की बात कर रहा था। ओके। एक फिल्म थी रईस, शाहरुख खान उसमें हीरो थे। हाँ, हाँ, उसमें एक संवाद था कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। धर्म से बड़ा कोई धंधा नहीं। ये तो मैं बोल नहीं सकता अच्छा, अभी। अच्छा, मुझे लगा ये भी था उसमें, ये नहीं था उसमें। नहीं नहीं, ओके भाई, कट कर दीजिएगा। हाँ, उसमें बस इतना था क्योंकि शाहरुख खान बोल रहा था ना। अच्छा, अच्छा, हाँ, वरना फिर पहले गिरफ्तारी हो जाती बेटे की, बोल दिया होता तो। कई साल पहले फिल्म आई थी। तो वो धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, वो कहता है। तो धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और धंधा नहीं चलेगा तो धर्म वर्म भी नहीं चलेगा। मगर एक बात बताइए, अब शाहरुख खान का जिक्र हुआ तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो सारे लोग, अनुपम खेर को नहीं बुलाया, वो अग्निहोत्री, कश्मीर फाइल्स वाले अग्निहोत्री को नहीं बुलाया, कंगना रनौत को नहीं बुलाया, मतलब ये सारे लोग जो कि क्या कहें, ऊबर नेशनलिस्ट लोग हैं, उनको ना बुला करके एंटी नेशनलिस्ट रिहाना को बुला लिया, रिहाना एंड फिर आपके दोसांझ को बुला लिया, फिर वो सारे लोग जो नेपोटिज्म के लिए जाने जाते हैं उनको बुला लिया, करण जौहर से लेकर के शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और बाकी का जो कपूर्स का नेपोटिज्म, करीना कपूर, रणवीर कपूर। तो ये आपको कैसे, आप इसको देखते हैं? ये विद्रोह नहीं है एक तरह का? रणबीर और आलिया तो राम मंदिर के उद्घाटन में भी गए थे। नहीं, लेकिन ये मैं यहाँ पर कुछ और देख रही आलिया हूँ महेश भट्ट की बेटी है, याद दिला दूं। जी जी जी, मैं जान रही हूँ, मैं जान रही हूँ। लोकतंत्र और समता और धर्मनिरपेक्षतावादी महेश हाँ भट्ट। हाँ, सेंसिटिव। मैं ये सोच रही हूँ इसमें से आप इसको क्या मैसेज आप ड्रॉ कर रहे हैं इसमें देखिए, से? इसमें मेरा तो एक और सवाल आता है ना, उन्होंने बुलाया तो एक हिस्सा है, ये गए भी तो, ये गए आप भी कह ना। रहे हैं कंगना गई, नहीं बुलाया था? नहीं नहीं, हाँ, जो गए वो गए भी तो ना। अगर ये इतना ही खिलाफ हैं तो ये गए क्यों, ये समझना पड़ेगा। कंगना खिलाफ तो कोई सुपरस्टार, नहीं है। कंगना इस समय सुपरस्टार नहीं है, उनका करियर बहुत पहले फ्लॉप हो चुका है, पॉलिटिकल कंगना की फिल्मी ट्रेजेडी करियर। एक और है, 2014 से जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से एक भी हिट फिल्म मैं नहीं वही मिली कह रहा हूँ, ठीक है, अनुपम खेर की भी कहानी वही है। आप समझिएगा, एक सच, और ये बहुत संजीदा बात है, समाज का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जी, वो अलग अलग फोरम पे खड़े होकर बातें अलग अलग विचारों की कर सकते हैं, पर उनमें आपस में कभी कोई झगड़ा नहीं होता। और तो वो कहते हैं कि जियो सिनेमा और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो आप तो शाहरुख खान की बात कर रही है ना, मैं तो क्या नाम था वो डॉकिंस अवार्ड वाले, जावेद अख्तर, हाँ, मैं उनकी बात कर देता हूँ ना। जावेद अख्तर से तो बिल्कुल मुखर विरोधी है ना इस सरकार के। जावेद अख्तर रैशनल आदमी है, जावेद अख्तर घोषित नास्तिक है, ठीक। जावेद अख्तर, मगर वो विरोधी नहीं है। आप शाहरुख खान भी कहा है, हाँ, वो भी नहीं है। लेकिन जावेद अख्तर भी तो एंटी नेशनल है, हार्डकोर है। सीए एनआरसी के वो खिलाफ थे, किसान आंदोलन के फेवर में बोले। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड उनको किस लिए मिला? रैशनैलिटी के लिए मिला। हर मंच से जो है वो नास्तिकता को प्रमोट करते हैं, हिंदू कट्टरपंथ के खिलाफ बोलते हैं, इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ बोलते हैं। आज तक के कॉन्क्लेव में क्या बोले थे वो नज्म लिख रहे हैं, नया हुक्मनामा, किसके खिलाफ लिख रहे हैं? वो जावेद अख्तर सपत्नीक, इसी अंबानी की बेटी की शादी में रिहर्सल करके नाचे थे कि नहीं परिवार के साथ स्टेज पे? क्या वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। वो तो यहाँ पे, एक मिनट, वही जावेद अख्तर, आपने कहा ना जावेद अख्तर खिलाफ नहीं है, तो फिर सीपीएम के प्रोग्राम में क्या करने के लिए आते हैं यहाँ पे हर साल दिल्ली?
सीपीएम के ये भी प्रोग्राम बना में रहा है, आके वो भी बना रहा है, कोई ये नहीं, स्टेज पे, तो कोई यही ये खासियत कोशिश भी है तो कोई कर समाज, सकता ये जो है। सुपर एलीट है समाज का, उसकी खासियत यही है, वो आपसे कहता है कि नेवर चूज योर फ्रेंडशिप ओवर योर पॉलिटिक्स, पर अपने मामले में दे ऑलवेज चूज देयर फ्रेंडशिप ओवर देयर पॉलिटिक्स। वेस्टेड इंटरेस्ट का मामला है ये सारा, क्योंकि फरहान की फिल्म में, अब इसका हो सकता है मुझे कोई फिल्म ना मिले, और जिस फिल्म का डायलॉग जियो किए थे वो सिनेमा फरहान के ही, बगैर कैसे फिल्म बन जाएगी? फरहान, मैं वही कह रहा हूं, तो ये सारा खेल क्या है फिर? वही शाहरुख खान या वही दिलजीत दोसांझ, जिसने बुलाया उसने तो भाई वो अमीर आदमी है, वो कहेगा आओ पैसे लो नाचो मेरे बेटे की शादी में। आप क्यों जा रहे हैं? आपका ईमान कहाँ है? लेकिन अगर वो नहीं नाचते, नहीं जाते, तो वो हमें वो मोमेंट नहीं मिलता जो हम, जिस पर हम बात ये कर दो पाते हिस्से हैं। हैं, देखिए इसके दो हिस्से हैं। कंटेंट का भी तो, हाँ हाँ, तो अब मुकेश अंबानी कंटेंट क्रिएटर तो नहीं है ना, वो इसलिए थोड़ी कुछ लेकिन कर वो रहा है। हर इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं। आप समझिए, इसमें दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि सब जो हैं ये सब मिलके हमको बेवकूफ़ बनाते हैं, ये तो हमको समझना ही पड़ेगा। यानी कि जब अपना मतलब आता है तब विचारधारा जो है वो डस्टबिन में जाती है या किसी अलमारी में संभाल के अच्छा, रखी मुझे जाती है। याद आ गया, मैं आपको याद दिलाऊं, लड़कियों के हवाले से उन्होंने, जावेद अख्तर साहब ने ये बात कही थी कि चाइना में, उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था कि चाइना में मुर्गी के बच्चे को काजू बादाम पिस्ता खिलाते हैं, लेकिन वुड बॉक्स में रखते हैं। फिर वो थोड़ा जब बड़ा हो जाता है खा पी के, फिर और बड़ा बॉक्स, फिर और बड़ा, लेकिन जब वो पूरा बड़ा हो जाता है तब तक भी उसकी हड्डियां नहीं डेवलप हो पाती, क्योंकि उसने, वो चला नहीं होता सारी ज़िंदगी, सिर्फ खा रहा होता है। तो लड़कियां तो हमारे देश की बहुत मेहनत कर रही हैं, और बहुत अपनी सड़क पर भाग के बस पकड़ने से ले करके, नाइट ड्यूटीज से ले करके, और सारे काम कर रही हैं, मेहनत के भी और वाइट कॉलर जॉब्स भी। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है जावेद अख्तर साहब की इस बात को, जब मैं सोचती हूँ कि ये जो प्रिविलेज किड्स हैं इनके बारे में, तो मुझे बिल्कुल वो सही पैरेलल लगता है कि इन बच्चों की ज़िंदगी में कहीं कोई हार्डशिप नहीं आई। जावेद तो अख्तर के अपने बच्चों की जिंदगी में नहीं आई। उफ, भाई चलिए, फरहान जो है एक बट तरह की उनके फिल्म यहाँ बनाते हैं। फ्लॉप्स तो हैं ना, उनकी तो फ्लॉप्स भी हुई। फ्लॉप्स तो क्या हुआ, आप जोया अख्तर की फिल्में देखिए, वो किस क्लास को एड्रेस कर रही हैं सारी फिल्में। वहाँ समस्या नहीं है किसी को, किसी नहीं, सारी फिल्में सुपर एलीट क्लास की ही हैं। कोई क्रूज पे शादी कर रहा है, कोई चार लोग जो है बैचलर पार्टी के लिए शादी के पहले जो है यूरोप घूमने निकल गए हैं। वो दिल वो एक चाहता पत्रकार है और जो दिल मोबाइल चाहता है, दिल मैंने चाहता देखा भी था, सब अमीर है, समस्या लेस एग्जिस्टेंस जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वो यूरोप का जो है वो टूर प्रमोशन है, ठीक है। आप बताइए, उसमें एक लड़का है, फरहान अख्तर का कैरेक्टर है, पत्रकार है और मोबाइल यूज करता है, वो वाला बेसिक वाला है ना, बटन वाला, और वो दोस्तों के साथ यूरोप गया हुआ है ट्रिप पे। ये जो मजाक बन रहा है, ठीक है। और अच्छा, मैं जोया का फैन इसलिए हूँ क्योंकि वो कम से कम इतनी ईमानदार है कि उसी क्लास की कहानी करी, उसको जानती है। बिना वजह अच्छा हुआ गाँव नहीं दिखाने निकल गई, है ना। गांव में चार आदमी अंग्रेजी में बात कर रहे होते, है ना, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, और हम देख के कह रहे होते व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। अब समझिए, तो अच्छा हुआ कम से कम वो ईमानदार देखिए, है। कुछ शब्द मना है मगर मैं रोक नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। नहीं ठीक है, वो आपने मिडिल फिंगर बोला था तो मुझे लगा चलो मैं बोल सकता अच्छा, हूँ। ओ, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन वो सिंबॉलिक था। ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है, मैंने शब्दों में बोला था। हाँ, व्हाट द फ्रॉथ इज गोइंग ऑन। ओके, तो ये तो उनके अपने बच्चों ने कौन सा स्ट्रगल कर लिया है फिल्म के लिए, फिल्म की शूटिंग की तैयारी के अलावा। यही अंतर है ना कि आमिर खान ने 6 महीने जिम में पसीना बहाया, इतना वजन कम किया। इस देश का आम आदमी यहीं यहाँ 1 किलोमीटर दूर दरियागंज में खींच रहा है बोरियां। मैं भी कुछ करूं, मेरा भी वजन कम होना है, 12 और घंटे पसीना बहा रहा है वो, है ना। मुझे भी वजन कम करना आप है। उसकी बनियान देखें, पसीने से सर्दी में भीगी हुई है। वो सर्दी में स्वेटर नहीं पहनता है, वो गाड़ियां खींच रहा है इसी दरियागंज में पीछे, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर, आसपास सब। ट्रू। तो इनकी ये स्टोरी जो है कमाल के संघर्ष की क्यों है, इसमें हमारी समस्या भी है। हम जिस माइंडसेट से ग्रस्त हैं समाज के तौर पे, हमें अमीर आदमी के खरोंच आना भी हमें लगता है उसने त्याग कर दिया है। नहीं, हमें दुख होता है बहुत, मतलब हम वो हाँ। दर्द महसूस करते हैं। अगर किसी प्रिविलेज क्लास के इंसान को कोई तकलीफ में हम देखते हैं तो हम बहुत महसूस, हम अपना दुख भूल जाते हैं। हाँ, यही समस्या है हमारी, क्योंकि वो हमारा दुख महसूस नहीं करता है। वो हमें खून से लथपथ देख के भी हमारे प्रति करुणा महसूस नहीं करता है, हम उसकी खरोंच में महसूस कर रहे हैं, और इसलिए समाज ऐसे चल रहा है। और किसी भी समाज में क्रांति या बदलाव तभी होता है। आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब रानी कह देगी कि रोटी नहीं तो केक क्यों नहीं खाते, तब जाके ये एम्पैथी या ये करुणा जाएगी समाज की, और तब वो फांसी पर चढ़ा। यही समस्या है ना मनुष्य की, कि वो उस एक्सट्रीम तक जाता है जहां अंततः वो भी बिल्कुल इमोशनलेस हो जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो एनिमल जैसी फिल्में हैं जिसमें सिर्फ ब्लड 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 है, और
चाहे जितनी भी फटीचर पुलिस हो रही हो उस ज़माने में, मनमोहन देसाई की फिल्मों की ज़माने में, लेकिन पुलिस आती थी, स्टेट एग्जिस्ट करता था। जो एयरपोर्ट पे टारमैक पे जो फाइट सीन है वो हो नहीं सकता था, मतलब कोई लॉजिक नहीं है उसका कि वो उसको कैसे इतना वक्त मिलता है। तो ये जो बहुत बड़े घराने, और उसमें भी वो देश के सबसे बड़े अमीर आदमी का बेटा है। आपको क्या लगता है ये जो ब्लड है, ये जो इनसेंसिटिविटी है, इसको कैसे, जो रियल बड़े आदमी का बेटा है वो तो बहुत बेचारा लगता है, ये जो अल्फ़ा मेल है या सो कॉल्ड सूडो अल्फ़ा मेल है, क्या ये प्रिविलेज क्लास ये पैदा कर सकता है, या ये और ज़्यादा अनरियल लगता है आफ्टर आई सी किड्स ऑफ अंबानी, जो सबसे बड़े हैं सच में देश के अमीर आदमी, और फिर वो जो फिल्म के पर्दे पर जो सबसे अमीर आदमी उसका जो बेटा है, मुझे लगता है ये तो मुमकिन ही नहीं, या तो वहाँ उसके लिए दूसरी बिल्कुल मुमकिन है। मुमकिन है। इनके 2 बेटे हैं, हम अनंत को देख रहे हैं जिस पे बचपन से प्रेशर है। एक तो वो अस्थमा का पेशेंट है, हाँ, स्टेरॉइड्स पे रहा है लंबे समय से, बचपन से पूरी दुनिया ने उसकी बॉडी शेमिंग शुरू कर दी। हाँ, दैट वाज वेरी सैड। ठीक है, और उस पे जो प्रेशर अभी है, वो अभी जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ इसलिए उससे कराया जा रहा है कि उसका पिता जो है वो ये साबित कर दे कि मैं इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति हूं, ना कि गौतम भाई पोर्ट वाले, मैं हूं। और क्या है ये तमाशा, और मैं अपने इस बेटे की ब्रांडिंग कर दूं और ये पहले भी कोशिश हो चुकी है। कंपनी के कार्यक्रम में लॉन्च कर रहे थे जब बेटों को, तो दोनों बेटों की स्पीच करवाई थी, जियो के, ठीक है, वहां भी अनंत का मजाक बना। ठीक, अब ये नई ब्रांडिंग हो रही है, और ये ब्रांडिंग के 2 हिस्से हैं। एक अनंत की ब्रांडिंग कि अगर वो बिजनेस नहीं कर पाता है तो कल को एक एम्पैथ, एक क्या कहते हैं, एक बड़ा वैसा शब्द है ना वो, जो लोग बहुत दान वान करते हैं, अजीम प्रेम जी, फिलैंथ्रोपी, बड़ा अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी अपने आप में देखिए कितनी लीड भाषा है। अमीर आदमी जब दया करता है, दान करता है, तो फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। गरीब आदमी शरीर से काम करता है लोगों के लिए, जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं अपनी हड्डी तो रिश्तेदारों के यहाँ, शादियों में, हर जगह वो हाथ पैर से ज्यादा काम करता है, क्योंकि वो सोने का जेवर नहीं दे सकता गिफ्ट में। वो फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं है। जिसके पास होगा देने के लिए, जब वो अपनी सारी अयाशी कर लेगा, बड़ा सा महल बना लेगा, तब बचे हुए में से कुछ दे देगा, वो फिलैंथ्रोपी है। हाँ, सरप्लस में से, जिसमें उसका ना खून ना पसीना, कुछ नहीं गया, कुछ नहीं है, तो जो वो उसके philanthropy है। तिजोरी में सड़ रही है रद्दी या मेटल, वो उसमें से देगा, वो फिलैंथ्रोपी है। जब तक कर्ण राजा नहीं बना है तब तक वो सूत पुत्र है, जब वो राजा बन जाता है तब वो दानवीर कर्ण हो जाता है। तो ये हमारी ये बेईमानी है समाज की पूरे। तो एक तो ये है कि कम से कम इसको ऐसे खड़ा कर दो कि भाई इसका तो हमेशा से ही रुझान जो है कभी था ही नहीं पैसे वैसे में, ये तो जानवरों के प्रति करुणा दया है ना, छोटा लिटिल बुद्धा है ये, है ना, ठीक है, क्योंकि लोग उसको लाफिंग बुद्धा बना रहे थे, तो इनको लगा हम लिटिल बुद्धा बना दे। भाई पहली बार तो ये शुरू हुआ था, बॉडी शेमिंग हुई, सब हुआ, सब बदतमीजी हुई, क्या करें हम। ये एक कितनी बड़ी समस्या है, जहां उससे शायद पूछा ही नहीं जा रहा है कि तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो। अरे वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो अंबानी का बेटा, वो कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, वो क्या कर सकता है। वो एक ही नया काम उसने इसीलिए चुन लिया, उसने जू बनाया। बुद्ध ने राज छोड़ा था, वो राजकुमार थे। गांधी भी विदेश से डिग्री लेकर ही आए थे, और मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बुद्ध और गांधी बन जाए, पर ये पूरा आइडिया फ्लॉड है जो पिछले 20, 30, 25 साल में खड़ा हुआ है। इसी देश में कितने औद्योगिक घराने, राजनीतिक घरानों के बच्चों ने तय किया कि हमें ये नहीं करना है, और क्या क्या नहीं किया उन्होंने। राजीव गांधी क्या कर रहे थे संजय गांधी के मरने के पहले, माफ कीजिएगा, मृत्यु के पहले, दुर्घटना के पहले, क्या वो पॉलिटिक्स में थे? नहीं। फिरोज गांधी के एक्टिव पॉलिटिक्स में थे बाद में? नहीं, गांधी परिवार का तो कोई भी सदस्य एक्टिव पॉलिटिक्स में ये एक नहीं example था, और नेहरू जब गुजर गए तो इंदिरा गांधी को नहीं बनाया गया। 10 एग्जाम्पल है ना। जब राजीव गांधी चले गए तो किसी गांधी परिवार के सदस्य को नहीं बनाया। यही कह रहा हूं, नहीं, दसियों और एग्जाम्पल इसी देश में है जहां उद्योगपतियों और नेताओं के बच्चों ने वो प्रोफेशन नहीं चुना। ये टिपिकल जो आइडिया है, तो देखिए समझिएगा, ये जो परिवारवाद की बात इतनी होती है और पूरे कांग्रेस को परिवारवाद के लिए कहा जाता है, फिर तो आप वो पूरी डॉक्ट्रिन ही शैटर कर दे रहे हैं। समझिएगा ये होता क्यों है। जब आप पैसा कमाते हैं और अमीर होते चले जाते हैं, और आप पैसा जो है हर उस जगह लगाते हैं जहां से आप उसका 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना बना पाए, लेकिन उस पूरे समय के साथ जब आप फाइनेंशियल ग्रोथ कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली
अमीर होते जा रहे हैं। आप उस प्रोसेस के साथ एक जो दूसरा प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं डीकंडीशनिंग, जब वो नहीं हो रहा है तो यानी कि आपके अंदर जो जाति का अभिमान और संकीर्णता है वो वैसे ही बनी रहेगी। लेकिन अब तो बढ़ाई जा रही है, अब तो आपको पंप इन की जा रही है। लेकिन वहां वैसे ही बनी हुई है पहले से, स्टेरॉइड्स में वहां पहले से बनी हुई है। जब दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ संपत्ति को लेकर पिता की, और वहां भी दो भाई थे जी। जिसमें से एक बिजनेस में अच्छा था, एक नहीं था। नहीं था का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, दिवालिया होने का केस डाल के कोर्ट में बैठा है और उसी को रफाल की डील मिली है जो दिवालिया है। ठीक है, एक भाई अच्छा था बिजनेस में, एक नहीं था, एक बड़ा अगर था चला उसको गया। भी ठीक करने की और सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सरकार के लोग, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये सरकार के लोग क्या, अब तो मुकेश भाई भी कर रहे हैं, उन्होंने ही कंपनियां उन्होंने खरीद के offer टेक किया ओवर है, करके। हाँ ठीक है, लेकिन नहीं इसलिए कि कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि एक नेता हैं जो आपके पहले सांसद थे यहीं आप ही के इलाके से, वो वकील भी हैं बहुत बड़े, चांदनी चौक से सांसद थे, दोबारा नहीं जीते, तो वो वकील भी हैं बहुत बड़े, तो उन्होंने ही जो है कोर्ट में वकील थे वो, तो उन्होंने कोर्ट में कहा कि मेरे क्लाइंट के पास मेरी फीस देने के पैसे नहीं है, वो अपनी पत्नी के गहने जो है वो बेच के मेरी फीस दे रहे हैं। वो छोटे ये भाई के कह लिए। रहे थे कि मेरी फीस इतनी ज्यादा है, वो ये नहीं कह रहे थे? हाँ हाँ, इसलिए उनको फिर डील दे दी गई हवाई जहाज बनाने की, फाइटर क्राफ्ट की, लेकिन सब बन के आए थे वहां से। खैर तो हाँ, तो अनिल भाई जो है, तो एक भाई बिजनेस में अच्छा था, एक नहीं था, यहाँ भी वही है। अब मुझे वकील से याद तो आया, मुकेश भाई को पता है कि अगर एक भाई बिजनेस में अच्छा हो और एक ना हो तो आप संपत्ति बांट भी दोगे तो दूसरे को बर्बाद होना है, तो फिर इवेंचुअली बड़े वाले को हेल्प करनी होगी। तो इसको पहले से ही वहां सेट करो धीरे 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 धीरे, जहां कोई सवाल ही ना पूछे बिजनेस को लेके। ये तो एक बात है, लेकिन जो बात मैं कर रहा था कि आप तो पिछले 30-40, इन्होंने तो भयानक ग्रोथ की है ना। जब आप देखिए बाहर के देशों में और यहाँ में, भारत पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट जो है, यहाँ क्या फ़र्क है? यहाँ औद्योगिक घराने वो विशेष यहाँ पे हमको जाति कास्ट के स्ट्रक्चर की बात किए बिना हम इसकी बात हो ही सकती है। वो विशेष जातियों से आते हैं, वो पारसी होंगे, वो मारवाड़ी होंगे, वो गुजराती मारवाड़ी होंगे या गुजराती बिजनेसमैन होंगे, ठीक है, या फिर वो पंजाब के स्पेसिफिक जातियों से जाट सिख हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश में है तो बनिए होंगे या मारवाड़ी होंगे, वही बिहार में है। कास्ट डिफाइन कर रही है आज तक, और सिंधी होंगे। ये जरूरी है हर समस्या को अंबानी से शुरू करके वहां जोड़ना? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें, नजर डालें, तो ना केवल ये सब स्पेसिफिक कास्ट के हैं अपने अपने समाज से, समय के साथ इतनी ग्रोथ की ना। आप फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो हॉलीवुड की, आप फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो जेंडर डिस्कोर्स ऑफ फ्रीडम की, आप भारत में जाति पे जो फिल्में बन रही हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हो जाति के खिलाफ, लेकिन आप अपने पारिवारिक सिस्टम में और जीवन में आज तक जाति को हटा नहीं पाए हो। ना केवल जाति, आपने सुना नहीं अनंत की नानी कौन सी ब्राह्मण थी? उन्होंने 3-4, हाँ मैं वही कह रहा हूं। हाँ। तो आप इसको समझिएगा, ये क्या समस्या, ये सब हो क्यों रहा है, ये जो परिवारवाद है। मुझे ये बताइए, हाँ। आप इस पर क्यों नहीं बात करते कि राधिका मर्चेंट सरनेम है, ये कोई जाति का सरनेम नहीं है, तो वो जाति से बाहर गए हैं। क्योंकि जाति में उतनी अमीर लड़की थी नहीं, और वो बचपन की दोस्त है, और जाति की व्यवस्था में हम ये भूल रहे हैं। ये तो अप्रिशिएट कीजिए कि राधिका मर्चेंट सरनेम। मनु की जो वर्ण व्यवस्था है उसमें स्त्री की कोई जाति ही नहीं है ना, पहले पिता की जाति है, विवाह के बाद पति की जाति है। तो फिर ये लव जिहाद का मसला क्या है फिर इतना बड़ा? किसका भाई, अगर जाति नहीं है तो अगर कोई लव जिहाद का मसला इसीलिए है। कोई वाल्मीकि लड़की मिसेस खान बन जाए, मिसेस सिद्दीकी बन जाए, तो क्या दिक्कत है? नहीं, यही दिक्कत ही यही है कि वो वाल्मीकि रहे। अब सारे वाल्मीकि खान बन जाएंगे तो वर्ण व्यवस्था का क्या होगा? भट्टा बैठ जाएगा उसका। तो जब कोई नीचे नहीं बचेगा तो कोई ऊपर कैसे रहेगा? अमीर के अमीर रहने की शर्त ये है, शक्तिशाली के शक्तिशाली रहने की शर्त ये है कि कमजोर रहे। जब तक गौरैया का खून नहीं होगा तब तक गिद्धों के लिए शक्ति का प्रमाण पत्र पे साइन नहीं हो सकते हैं, उसके खून से ही होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए गौरैया खत्म हो गई है। खैर, तो अब गौरैया खत्म हो गई, कैसे बनेगा? आप बताइए, उस पर भी बात करेंगे, मगर ये बताइए कि ये प्रशांत भूषण साहब ने नहीं, लेकिन मैं एक लाइन जोड़ देना चाहता हूँ उस बात में। तो जो बात मैं कह रहा था वो खत्म जरूरी है। ये जो कोई कास्ट का स्ट्रक्चर है, और इसलिए ये जरूरी है, कास्ट क्या है, प्यूरिटी ऑफ ब्लड का आइडिया है। तो ये इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति बिजनेस हमारा संभाले, बेटे को ही संभालना है। नहीं बेटा संभाल पाएगा तो बहू संभालेगी, आके बेटी संभालेगी,
which means चचेरे भाई का बेटा संभालेगा, she has caliber in business. चचेरे भाई का ये एक और हिस्सा है। यहाँ पे जेंडर पे आ जाइए, कास्ट प्लस जेंडर। इस पूरी शादी में सारे टीवी चैनल और मीडिया ने अनंत के बारे में बात की। उस लड़की के बारे में किसने कितनी बात की जिससे वो शादी कर रहा है? शी इज अ मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। वो विदेश से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई किया, अब उसके बाद क्या कर रही है? लेकिन फैमिली बिजनेस देख रही है ना बोर्ड में अपने कंपनी के। इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर कास्ट सिस्टम नहीं होता तो ये परिवार के अंदर ही बिजनेस नहीं चलता हमेशा। और चूंकि बिजनेस परिवार के अंदर चलता है, यहां से एक और चीज निकलती है। तो आपके पास प्रोफेशनल्स जो हैं वो होते हैं, पर उनमें से कोई भी उतने बड़े पद पे नहीं होता है कि वो फैसले ले। और फैसले लेने वाला जरूरी नहीं है कि उतना इंटेलिजेंट हो जितना वो प्रोफेशनल है। और इसलिए आपको सरकार को कैप्चर करना पड़ता है, आपको मीडिया को कैप्चर करना पड़ता है, आपको प्रोपेगेंडा करना पड़ता है, क्योंकि आपको बिजनेस करने का तरीका नहीं पता है। आप बिजनेस को बिजनेस की तरह कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप परिवार हैं। Yeah, you are not Tatas. टाटा और अजीम प्रेम जी, Yeah. तो वो दोनों कास्ट सिस्टम से नहीं आ रहे ना उस वाले। हालांकि टाटा पारसी हैं और वहां भी बोर्ड में पारसी बहुत सारे हैं। वो एक पारसी को ही उन्होंने अपनी जगह बनाया। भारत में जो रैदास कहते हैं ना, जात जात में जात है जस केलन के पात वाली बात, केले के पत्ते में से पत्ता, तो हर जगह है वही। मुसलमान है तो अशराफ है तो पसमानदा कैसे बैठ जाएगा आके? खेल वही है। तो मसावात की जंग है सब जगह। मसावात की जंग और पसमानदा बहुत दिलचस्प है, मेरे दिल के बड़ा करीब है, इस पर मैं आना चाहती हूँ। मगर मैं वकील साहब पर वापस, कि प्रशांत भूषण साहब ने कहा, एतराज़ किया कि महंगी शादी के ऊपर, तो ट्रोल आर्मी ने कहा कि ये अपनी फ़ीस बताएं, ये कितनी फ़ीस लेते हैं। आपको क्या कहना है? जो बहुत महंगे वकील हैं वो सोशल एक्टिविस्ट कैसे हैं? मुझे नहीं याद पिछले 10 साल में प्रशांत भूषण ने कोई ढंग का बड़ा कॉर्पोरेट का केस लड़ा होगा। पहले लड़ते थे जरूर बड़े केस, पर पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो प्रशांत भूषण के लड़े हुए केस कौन से रहे हैं? उनको लेता ही नहीं अब कॉर्पोरेट अपने केस पे, क्योंकि वो लगातार खिलाफ बोलते रहे। एक बात, पहले भी प्रशांत भूषण कम से कम वैसे वकील नहीं थे। फीस ज्यादा है, ये तो आप सही बात कह रहे हैं। यही सवाल क्या ये जो ट्रोल आर्मी है ये डॉक्टर से पूछेगी? जो बड़े डॉक्टर्स हैं पूछेगी? क्या ये सवाल पूछेगा कोई कि शादी में जो लहंगा खरीदा जाता है वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख का क्यों होता है? ये जो बात है यहाँ पर, ठीक है, नेता हमारे कितने महंगे कपड़े पहनते हैं, डिजाइनर कपड़े। मुझे तो ये पता है कि कुर्ते कहाँ बनते हैं, दिल्ली में ही। प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का एक ही जगह से बनते हैं। बहुत महंगे होते दिल्ली हैं। के बहुत बड़े डिजाइनर हैं। क्या क्या रेट्स हैं, कैसे होता है, बताइए कुछ। मतलब मेरे तो 5-6 साल के कपड़े उनके एक बार कपड़े में आ जाएंगे। 5-6 साल पहन सकता हूँ मैं उतने कपड़े, उसमें मैं इतने कपड़े खरीद लूंगा। कुछ अलग मटेरियल खरीदते क्या होता है? डिजाइनर है और हर मौके के लिए अलग होते हैं। लगते तो सब सेम ही हैं, पता नहीं। आपको सेम लग रहा है, मगर चूड़ीदार जो होता है एक मिनट, मोदी जी इस का, वो लिहाज बहुत से कसा हुआ इस लिहाज से अनंत अंबानी की शादी में आपको लोगों के कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। नहीं। यही फर्क है। यस, देयर वाज सम। वो आपको बताएगा, देखिए ये कपड़ा जो है इसको मैं पहनता हूँ तो बाहर से गर्म रहता है, अंदर से ठंडा रहता है। जब बाहर टेम्परेचर बढ़ता है तो अंदर ये फुहारें छोड़ने लगता है। इसमें यहाँ पे एसी लगा हुआ है है ना? ऐसी 10 बातें बताएगा आपको। जैसे कोई आईफोन यूज़र बताता है कि मैंने ये फ़ोन इसलिए लिया है क्योंकि इसका टच बहुत अच्छा है। हाउ सिलेक्टिव है ना? तो कहीं ब्रांड वो तो नहीं कोई अलग- दिख रहा है अलग- यहाँ पर, किसी नहीं, का नहीं। कोई ब्रांड नहीं दिखना चाहिए। अलग तो वो जीवन ही अलग है ना, वहाँ की समस्याएं अलग हैं। कि मैं आज नॉर्मल पानी से मुझे नहा तो लिया हूँ तो इतना- मेरे रैशेज हो गए। इतना मुझे उत्साह था कि देश में शादियां होंगी, 5000 जोड़ों ने बाहर जाके शादी की, जामनगर जैसी छोटी जगह पे शादी करके या फंक्शन करके इतना बड़ा मैसेज दिया, और फिर वन तारा बनाया। वन तारा का इतना बड़ा मैसेज है, कुछ तो एक जो उनकी पब्लिक इमेज है वो उसको बूस्ट मिला आप होगा। लोग वन तारा का नाम हिंदी या संस्कृत में देख रहे हैं, मैं अंग्रेजी में देख रहा हूँ। इस देश में एक ही तारा है, अंबानी परिवार। उसका नाम ओनली वन तारा कर देते अगर वो, तो ज्यादा आसान रहता समझना। मगर वो तो इंसान है, वो जानवर नहीं है। कौन? अंबानीज वो वन है, वन में जाकर के उन्होंने उसको बनाया है। हमको ये पता नहीं है कि जानवर हमको कैसे देखते हैं, इसलिए हम लोग के लिए बहुत आसान है कुछ भी कहना। पर जिस तरह की दुनिया हमने बनाई है उसमें एक सवाल तो यही है ना कि अब इन जानवरों के लिए हमने केवल 5% जगह छोड़ी है, जिसमें से एक वनतारा है।
अब ये बताइए कि ये जो नीता भाभी का जो बॉलीवुड ड्रीम है, जो हर उनके घर के फंक्शन में सामने आता है और वो कोरियोग्राफ परफॉर्मेंसेस देती हैं, मुझे ये लगता है कि ये तो बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल हो सकता है। यहाँ तो वो कहीं से भी पैसे भी नहीं कमाती, मुफ्त में करती हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है कि नीता जी और मुकेश जी डांस कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो ये है। लेकिन वो देखिए फ्री में मुझे परफॉर्मेंस। लगता है हो सकता है घर में रोज झगड़ा होता हो इस बात पे कि तुम अंबानी परिवार की बहू हो, तुम रील नहीं बना सकती हो, तुम यूट्यूब चैनल नहीं शुरू कर सकती हो, ऐसा मत करना। हो सकता है झगड़ा होता हो। क्या लगता है जो उनके चैनल, जो उनके इंस्टाग्राम से जो कमाई होती होगी, वो रखती होंगी खुद अपने लिए या CSR में देती होंगी? क्या होता होगा? उनके इंस्टाग्राम से कितनी कमाई होती होगी? मुझे लगता नहीं कि वो उस कमाई को देखती भी होंगी। को फर्क भी पड़ता होगा, जाके उन्होंने कभी खुद टैप भी किया होगा, कर देना अपलोड होता होगा, तो खुद कहाँ करती होंगी? आपको लगता है आपको टीम पता है रखी जब होगी? उनके यहाँ खुशखबरी थी उनके बच्चे के यहाँ, तो उन्होंने हेमलेस ख़रीदा था, दुनिया ये की मुझे नहीं पता। ये सबसे बड़ी खिलौनों की दुकान चेन। इसलिए खरीदी थी ना, यही फर्क क्या है। क्या एक परिवार इस देश की सेवा, हर मौके को देश को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। मैं इस तरफ आपका ध्यान दिला रही हूँ। मौका परिवार का होना चाहिए, परिवार के अंदर का। जियो सिनेमा जो पूरा मामला है, आप देखिए सारे जो बड़े बड़े सितारे हैं वो उनके यहाँ हाजिर थे जब उन्होंने इनॉग्रेट किया है अपना। तो अब उन्होंने बूस्ट किया है। कहाँ तो इंडस्ट्री डूब रही थी, कहाँ अब अंबानी का पैसा आ गया, सब बचा लिया उन्होंने। कैसे योगदान और करें कि वो उनको लेजिटिमेसी मिले हमारे बीच में। मतलब हम दो आम लोग बैठ करके, जब बूढ़े हो जाए तो इस्तीफा दे और किसी बाहर के आदमी को ला के अपना बोर्ड का अध्यक्ष बनाए, और अपनी कंपनी के सबसे बुजुर्ग और सबसे छोटे पद वाले कर्मचारी को जो है बोर्ड का मेंबर बनाए, और सरकारी जो गैस के जो वो भंडार है उनसे चोरी ना करें आगे से कभी। मुझे लगता है स्टेट बैंक पर भी थोड़ी कृपा करें, और जो इतना कर्ज लिया हुआ है, जो पब्लिक मनी है, उसका भी कुछ करें। वापस कर दें। हाँ, मतलब इतना इतना खर्चा कर रहे हैं, कुछ 1% 2% उसके लिए भी निकाल दें। अगर स्विस बैंक अकाउंट तो पब्लिक कर दें। उसकी क्या ज़रूरत है? उन्हें कौन पकड़ रहा है जो उनको तो पब्लिक कर देना बैंक फिर में जाना क्यों पड़े? नहीं? नहीं, सबके। नहीं, पता नहीं, मतलब जब आप इतने देखिए बड़े देश बाहर के का और हर आदमी, चीज़ के मालिक हैं, तो आपको डर किससे है? बता वह रहा हूँ, डर छुपाना नहीं क्यों है, है? डर नहीं है। हाँ। यही देखिए भारतीय अमीर और विदेशी अमीर में अंतर है। मैंने कहा ना, जिस तरह की शादी हो रही है तो विदेशी जो आदमी है वो करप्शन या बेईमानी का पैसा होता है उसको छुपाने के लिए स्विस बैंक में जाता है। ये इसलिए जाते हैं कि अगर स्विस बैंक अकाउंट नहीं तो काहे के बड़े आदमी है, स्टेटस ले जाते होंगे ये। ओके, क्या पता उन्हीं का हो कोई स्विस बैंक, वो ओन करते हैं। चार खाते नहीं स्विस बैंक में तो क्या तुमने कमाई की है यार? क्या बेकार बात कर रहे हो, है ना? 4 बेनामी ज़मीनें नहीं है अगर, तो काहे के सरकारी कर्मचारी हो? उस तरह की वाली बात है ना कि चाचा के नाम पे, पत्नी के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे ज़मीनें नहीं खरीदनी। आपको सक्सेशन लेडर में क्या होता दिख रहा है अंबानी फैमिली के अंदर? मुझे लगता है बड़ा बेटा और राधिका मर्चेंट। राधिका मर्चेंट, डिपेंड्स डिपेंड्स मतलब ये तो राधिका की मर्जी होनी चाहिए टेक्निकली, क्योंकि शादी उनकी मर्जी से हुई है। लोग मेरे ख्याल से जानकारी है कि स्कूल के वक्त के दोस्त हैं शायद, है ना? और राधिका के बारे में सबसे कम बात हो रही है। और आप ध्यान से देखिए जेंडर जो जिस तरह से जेंडर स्टीरियोटाइपिंग सोसाइटी में है, मीडिया में कैसे है। उनकी बेटी की शादी हो गई, शादी के दौरान हल्ला रहा, शादी के बाद अब उनकी बेटी क्या कर रही है, कहाँ है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, कोई बात नहीं होती। नहीं, मुझे याद है नीता अंबानी ने एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे जिसमें नीता उन्होंने बताया अंबानी था कि मीडिया नहीं है ना। बहू ने कुछ पकाया था उस दिन, हाँ और शी कुक डिड वेल, और कुछ हलवा था या क्या चीज़ थी, तो उन्होंने डाला था। हाँ, तो वही ना, बात यही है कुल मिला के। तो राधिका अगर करेंगी तो अच्छा है, लेकिन राधिका ऑलरेडी अपने पिता की कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, ये तो वो बताइए, सेल्फ डिपेंडेंट, उनके पास काम है ऑलरेडी, उनको इनकी ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह की रील्स आती हैं बाहर, जिसमें एक सोफे पे नीता भाभी बैठी हैं और बहू के बारे में बात कर रही हैं, और फिर वो पर्सनल स्पेस की है, और फिर वो वायरल होती है, तो कोई इंस्टाग्राम कुछ तो एम्बिशन होगा इंस्टाग्राम का, आपको नहीं लगता है कुछ? वरना तो ये इसकी क्या अहमियत है? जुकरबर्ग शादी में था, मालिक है इंस्टाग्राम का वो, और जिस दिन अंबानी चाहेंगे इंस्टाग्राम खरीद लेंगे, उसमें क्या है? ये तो नहीं उनकी, नहीं, ये जुकरबर्ग तो की नेटवर्थ क्या कम है अंबानी से? हाँ, कम है? पैसा तो कम ही है उनके पास। और तो चेक करना पड़ेगा हाँ, नहीं इसको। पैसा कम है, शेयर मार्केट के अप एंड डाउन से तो आप थोड़ी तय कर सकते हैं। वो तो अडानी का स्टाइल नेटवर्थ का, वो अंबानी का स्टाइल नहीं है। पैसा अंबानी के पास ज़्यादा है, जिस दिन चाहेगा खरीद लेगा। ये तो लिखी दयालुता है, बड़प्पन है कि वो अभी भी इंस्टाग्राम पर रील शेयर कर रही है। बल्कि हो सकता है जुकरबर्ग को ही जो है वो वी ट्रांसफ़र कर देती हूँ कि डाल देना भाई, है ना, पढ़वा देना किसी से। पर ये पूरा प्रोसेस जो है, और
ये जो आप कह रहे हैं इंस्टाग्राम, देखिए इस देश में अब बड़ी संख्या बहुसंख्यक लोग जो है वो दो ही तरह के हैं। एक जो रील देख रहे हैं, एक जो रील बना रहे हैं। आप सड़क पे जाइए, जो आदमी मोबाइल हाथ में लिए हो उससे पूछिए क्या कर रहे हो, 70 to 85% लोग आपको जवाब देंगे रील देख रहे थे, या फिर जो बचे हुए रील बना रहे हैं। तो देर इज़ अ डॉक्ट्रिन, इट इज़ कॉल्ड यू विल हैव नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। जो रील है, जो वो हुआ है, नशा कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, एडिक्शन रील वाला, ये डॉक्ट्रिन उसी पर बेस्ड है दैट यू विल बी बैंकरप्ट, यू विल नॉट हैव मील फॉर द नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट मील के लिए भी आप फिक्र नहीं करेंगे, एंड यू विल बी हैप्पी वॉचिंग रील्स। पर इस समाज में ये नया नहीं है। आज़ादी के पहले भी अगर आप जाएंगे तो भूख गौण है, गरीबी गौण है, मनोरंजन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मतलब मेरी कविता में मैंने लिखा है, सबसे महत्वपूर्ण मनोरंजन है। भूख गौण, हिंसा गौण, गरीबी गौण, जो पूरे एक धार्मिक प्रयोजन थे वो क्या थे? और इतनी सारी लोक कलाएं, दुनिया किसी देश में इतनी लोक कलाएं, इतनी नौटंकी है, नौटंकी, नाचा तमाशा, ये वो चल रहा है, गांव गांव कठपुतली का खेल, गाना, पैदा होने का गाना है, मरने का भी गाना है। क्या कर रहे थे लोग? शाम हुई, बैठ गए पेड़ के नीचे, हारमोनियम लेके, ढोलक लेके, मंजीरा लेके। धर्म भी दरअसल मनोरंजन, और ये एक साइकोलॉजी है कि आप सरवाइव कैसे करेंगे। तो ये जो आप आत्महत्या कर लेंगे ना। इतने जो गुरुज हैं जो ये समझा रहे हैं, लाइफ स्टाइल गुरुज हैं, कि एम्बिशन इतना ज़्यादा ना हो कि वो आपकी सुख शांति को हम तो पहले से सुख और शांति में जीने वाले लाइफ स्टाइल गुरुज हैं, क्या ये बिना एम्बिशन के समझा रहे हैं सब बातें? इनके पास कोई एम्बिशन नहीं है। क्या इनका एम्बिशन लाइफस्टाइल गुरु बनना है कि नहीं? मैंने चेक किया था, सब सब्सक्रिप्शन मॉडल पे है सारी चीज़ें। खुद एक एम्बिशन लेके, महंगी महंगी फीस लेके, ये आधुनिक बाबा है। पहले वाला जो बाबा था, वो आसाराम या कोई भी, वो क्या कह रहा था? मोह माया त्याग दो। BMW से आ रहा था, वो कहता मोह माया त्याग दो, हमको दे दो। पहले से जानते हैं, एक समाज, भारतीय समाज के तौर पे मोह माया को त्यागना, पहाड़ों पे चले जाना, साधना करना, तपस्या कितने लोगों ने त्यागी? पहाड़ पे जाना, तपस्या करना कितने % लोग कर रहे थे? ये मंत्र हमारे पास पहले से था, इसको हमें बाबा से क्यों सीखना है? ये मंत्र कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, ये झूठ था। ये सब केवल अन्याय को लेजिटिमेसी देने की बातें हैं। गरीब आदमी से आप कह रहे हो, आप समझिएगा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। क्यों? ओशो नहीं कहते, कृष्ण तो कहते हैं गीता में, कर्मणिवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आई डोंट वांट टू गो देयर। नहीं, लेकिन एक ही किताब में एक जगह वो कह रहे हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, उसी अर्जुन से। दूसरी जगह वो उसी अर्जुन से कह रहे हैं कि जीत गए तो राज्य मिलेगा, मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा। ये दो तरह की बातें नहीं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। हाँ, रिवॉर्ड है, देयर इज अ रिवॉर्ड। ये तो बकवास बात है। अच्छा, ये गरीब को सिखा रहे हो हमेशा? ये सब बातें यथास्थिति बनाए रखने की बातें हैं। जैसे एक आता है कि जो मेहनत करता है उसको मिल ही जाता है। इससे ज़्यादा बुलशिट थ्योरी क्या हो सकती है इस सोसाइटी में, जहाँ जेंडर, कास्ट, गरीबी, पता नहीं क्या क्या मैटर करता है। जो मेहनत करता है मिल जाता है। अच्छा, तो मजदूर का बेटा मजदूर क्यों है? वो तो ज़्यादा मेहनत करता है किसी अमीर के बेटे से, और अमीर का बेटा अमीर है या बेटी अमीर है। तो भाग्य भी तो एक चीज़ होती है। तो तय कर लो ना, मेहनत करने से मिल जाता है कि भाग्य से मिलता है। तुलसीदास कह रहे हैं रामचरितमानस में, सकल पदारथ यह जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अच्छा, अब इसका अर्थात समझाइए। मतलब ये कि इस दुनिया में ही सारी चीजें हैं। जो कर्महीन है, आलसी है, काम नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, उसे कुछ नहीं मिलता। जो नहीं कर रहा उसी को मिल रहा है सब। आप बहुत भरे हुए हैं। नहीं, मैं भरा हुआ नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि ये सारी अनुशासन, ये सब केवल को स्टेटस को बनाए रखने की चालाकी है। कमजोर आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास, लोअर क्लास और सबसे नीचे वाला, उसको समझाओ देखो ऐसा नहीं है, मेहनत। अच्छा, ये बताइए, अगर गरीब आदमी, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, अगर गरीब आदमी भी महंगी शादी करने का सपना पाले और कुछ उधार ले करके या कुछ रिश्वत ले करके करे, तो इकोनॉमी तो मूव करती है ना। मैं ये कह रही हूँ, रिश्वत की इकोनॉमी में काउंट नहीं होती। प्रॉब्लम ये, आप काउंट करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप काउंट कैसे करेंगे? जैसे ही ऑन द रिकॉर्ड लाएंगे रिश्वत नहीं रह जाएगी, ब्लैक मनी है ही नहीं। फिर क्या फायदा? फिर आप कहेंगे टैक्स दो इस पे, तो वो रिश्वत क्यों ले रहा था? और अगर पैसा देके सरकारी काम होगा, सरकार कहेगी ये फीस हमको दे दो। गरीब आदमी या आम आदमी, गरीब तो बहुत बड़ी बात हो गई, आम आदमी अगर ये सपना पाले कि वो घोड़ी पे बैठे, एक दिन का राजा हो, तलवार लगा ले,
जोकर जैसी एकदम। और वो घोड़ी अगर बिगड़ जाए तो उसको संभालना नहीं आता है, फिर वो अंधे मुंह गिरता है। लेकिन अगर वो ये एक दिन का सपना पालता है और इससे इकोनॉमी का चक्का चलता है, तो जो वेड इन इंडिया है जी। वो मुझे बड़ा सार्थक नहीं, लग पर रहा। इकोनॉमी का चक्का चलाने And की वेड जिम्मेदारी गरीब पे कैसे हो सकती है? सोच के वेड देखिए। वेड ग्रैंडली इन इंडिया, मतलब वेड इन इंडिया तो उनके लिए है जो विदेश देखिए, जा रहे अगर हैं, वो अपनी दोनों किडनी बेच लेकिन देगा, जो गरीब आदमी है वो वेड इन ग्रैंडली इन इंडिया करे। गरीब आदमी अपनी दोनों किडनी बेच देगा, ठीक है, अफ्रीकन मार्केट के थ्रू या कैसे भी, तब भी नहीं, उसको 40 आजकल लाख ही तो मिलेंगे। ईएमआई भी होती है जो वाइट कॉलर गरीब आदमी को लोन कौन देता है? अच्छा, गरीब आदमी को छोड़िए, मिडिल क्लास को तो ये जिसकी 50,000 से 1.5 लाख की सैलरी है, हाँ, अगर वो शादी तो पुरानी पेंशन स्कीम खत्म हो चुकी है, लोन कैसे चुकाएगा? तो वो अब तो पेंशन नहीं है, वो पीएफ पे टैक्स देना पड़ेगा। आजकल एक लफ्ज़ है ना, मून लाइटिंग, क्या ऐसा कुछ कहते हैं, रात में काम करना या साइड हसल। तब भी नहीं कर पाएगा, वो भी नौकरी सबको नहीं मिलेगी, नौकरियां कहाँ हैं? ओके, कैसे करेगा वो? गरीब आदमी ले लेगा लोन। मुझे लगता है कि मतलब मुझे तो लगता है ये देखिए, गरीब को शादी नहीं करनी चाहिए, उसकी जनरेशन जितनी जल्दी खत्म हो, नहीं, लेकिन वो उतना दुख से अब बचेगा। आपने मुझे जो दूसरे दुख- समस्या की तरफ ले गए। जो दुख उसने झेला वो उसका बच्चा झेलेगा। इससे अच्छा खत्म करे खानदान यहीं पे, शादी ना करे। मयंक, एक बहुत बड़ा तबका है समाज में, युवाओं का विशेष तौर पे, जिनकी शादी नहीं हो पा रही क्योंकि उनके पास कमाई नहीं, बीवी को रखने की, तो कोई बेटी नहीं दे रहा है। और सच में वो पढ़े लिखे हैं, रोज़गार करने लायक हैं, ट्रेंड हैं, इंजीनियर्स जैसे लोग भी हैं, और उनको इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं कि वो अपना घर बसा सकें। मैं एक और हिस्सा लेके आता हूँ यहाँ पे, और सुनेंगे और आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल। ऐसे भी युवा हैं, ये सब जो शादियां हो रही है ना, ये जो हाइप बना हुआ है, और एक भयानक तरीके की अहमकाना हरकत, महंगी महंगी शादियां, इनको जिस तरह से ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसका यूथ पे जो असर पड़ता है। अनंत तो बेचारा जो झेल रहा है, वो तो मैं कैसे झेल रहा है वो, है ना, उसको नाचना पड़ रहा है, वो अस्थमा का पेशेंट है। यस, दैट वाज रियली, थोड़ी देर नाचता और हाफ जाता है, डेंजरस था। और आप जो कही थी ना अल्फा मेल, बड़ा भाई आता है और शाहरुख खान को ऐसे धक्का देके पीछे करता है, हट जाओ मैं अपनी माँ के साथ नाच रहा हूँ। तो अल्फा मेल वहाँ भी होता है। तो शाहरुख खान को भी समझना चाहिए था वहाँ पर, उनके परिवार और में क्या, और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, देखिए, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। वो पूरा एक क्लास है जहाँ पे अल्फा मेल भी होगा, सब होगा, वो अपने सोफिस्टिकेशन में छुपा ले जाएगा सब, पर्दे के पीछे क्या हो रहा होता है हमको भी पता नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑप्रेस्ड भी है, उसकी भी आदत ऐसी हो गई है कि अब वो आसानी से उस सुविधा भोगी जीवन को छोड़ नहीं सकता है। प्लस सुविधा भोग की आदत, कैसे सब कुछ छोड़ के चले जाएं? कैसे? सब लोग सिद्धार्थ नहीं हो सकते ना, गौतम बुद्ध बन जाए, छोड़ छाड़ के निकल अच्छा, गए। कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम ऑफ द यूथ, जो पढ़े लिखे हैं, सेल्फ मैं बात बता रहा था, बहुत- रिस्पेक्टिंग हैं, समझदार हैं, और उनकी शादी नहीं हो रही है। ये तो आप एक बात कह रही है ना, मैं आपको एक और बात बता रहा था कि मैंने ऐसे भी हाल में मामले देखे हैं, सुने हैं, जहाँ ये जो ग्लोरिफिकेशन है, इसका ऐसा असर होता है कि नौजवान जिनके पास जिनके अपने पास नहीं, माँ बाप के पास थोड़ा अधिक पैसा है, कि कोई बिजनेस करते हैं, बड़े अधिकारी थे, नौकरी की, कुछ भी किया, और कुछ सेविंग जोड़ ली, और अगर आदमी जिंदगी भर सेविंग करेगा तो ऐसा नहीं है 1 करोड़ 1.5 करोड़ जोड़ सकता है, ठीक है, जोड़ सकता है ना, इन्वेस्ट कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, 1000 चीजें, प्रॉपर्टी खरीद सकता है। उनका अपने माँ बाप पे प्रेशर है कि मुझे इस तरह की शादी करनी है, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं अपने दोस्तों को या अपने उसको सर्कल को। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, 4 से 5 केस में जानता हूँ, जहां उन्होंने माँ बाप पे दबाव डाला और इस तरह की शादियां की, और परिवारों ने हेफ्टी अमाउंट 1-1 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा इसी देश में शादी करने के लिए, किसी जगह पे, कहीं फोर्ट में या कहीं, आप समझ रही हैं? लड़की का माँ बाप होना तो था ही प्रेशर वाला। ये लड़कों ने लड़कियों ने दोनों ने किया है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि वो कैटेगरी जिसके जो एजुकेटेड है, जो जॉब एम्प्लॉयबल है और एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, उस आदमी की ज़िंदगी में ये जो साथी की कमी है वो कैसे पूरी अगर होगी? उत्तराखंड में नहीं रहते हैं तो लिव इन में रहें। अच्छा, वहाँ रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो वहाँ अगल बगल कमरे किराए पे ले लें। तो आपको लगता है उत्तराखंड का मामला यहाँ नहीं आएगा थोड़े ही दिनों में? मुझे लगता जब आएगा तो मैं कहूँगा यहाँ अगल बगल किराए पे ले लो फ्लैट। अच्छा, अलग अलग फ्लैट किराए पे लिए, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सही हम लिव इन है। में ही रह रहे हैं। ओ, आप यस। लाओ कानून, इसके आगे थोड़ी कानून ला सकते हो कि अलग अलग फ्लैट भी ले सकते हो। हाँ, कैसे?
हाँ, ये तो हो जाए, बड़ा अच्छा रास्ता जिनको बताया प्रेम आपने। करना होता है वो तरीके ढूंढ लेते हैं। अब मान लीजिए लड़कियां भी ऐसे लोगों से प्रेम ना करें जिनके पास नौकरी नहीं है, कहीं पिज़्ज़ा नहीं खिला सकते, चाउमीन मोमो नहीं खिला सकते। ये लड़कों को भी तय करना होगा। अगर इस देश में हम जेंडर इक्वलिटी की ओर बढ़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लड़कियां भी बराबरी से नौकरी करें, लड़के भी तय करें कि भाई जिस लड़की के पास नौकरी नहीं होगी मैं उससे प्रेम नहीं करूंगा। बहुत अच्छा आइडिया है, सोच के देखिए। क्योंकि जब तक आप वो तो ऐसे कह रहे हैं लड़कियों के पास बड़ी नौकरियां हैं। जब मैं वही कह रहा हूं ना, तो जब तक लड़के को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है, समझिएगा, हमारे यहाँ लड़कियों को तो फर्क पड़ता है इस बात से कि लड़के के पास नौकरी नहीं है, पर लड़के को फर्क नहीं पड़ता। दिस इज बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की। नहीं, लड़के क्योंकि अच्छे वो ये होते हैं मानता ना। है, नहीं, क्योंकि वो ये मानता है कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है भरण पोषण करना, अच्छा, ये ये क्यों अच्छा जाएगी ही है बाहर? ना। नहीं, लड़के अभी भी इतने अच्छे हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं। बेरोजगार लड़की से भी नहीं, ठीक है। क्योंकि ये समाज एक धन पशु है। यहाँ जो पैसा कमाता है वो परिवार का मुखिया होता है, भले ही वो 8 घंटे इनको तो काम किसी करे, की अच्छाई नहीं नजर आ रही ना आनंद। भले ही देखिए एक होम मेकर, और होम मेकर ये बिना वजह शब्दों का ग्लोरिफिकेशन है, दिव्यांग कह देना, हाउस वाइफ, क्योंकि असल हैसियत तो वही है। वो 18 घंटे काम करती है, जो मुखिया है परिवार का वो 8 घंटे ऑफिस में काम करता है, चूंकि वो पैसे कमाता है इसलिए वो मुखिया है। जब ये कमाए लगती थी भी सवाल कर रही होती है तब ये। उसके बाद भी हालांकि ये होता है कि सुबह लंच बना और नाश्ता बना के जाती है और रात को आके डिनर बनाती है, पर कम से कम कह सकती है भाई कि मैं क्यों करूं। तो लड़के इसलिए तय नहीं करते हैं। लड़के भी तय करें ना कि मैं सिर्फ उसी लड़की से प्रेम करूंगा जो शादी करती है, जो नौकरी करती होगी। शादी तो इसलिए करते हैं उससे क्योंकि अब एक आदमी की इनकम में घर चलता नहीं है। बराबरी तब आएगी जब प्रेम भी नहीं करोगे। प्रेम मत करो ऐसी लड़की से जो नौकरी नहीं यानी करती। जो मैट्रिमोनियल कॉलम्स में अभी तक घरेलू लड़की की मांग थी, आप तो उसको खत्म करवा देने वाले हैं। नहीं, वो तो बहुत एहसान से लिखते हैं लड़के वाले कि लड़की नौकरीशुदा चलेगी। चलेगी। हाँ, गोरी चाहिए, एज इफ कोई वो डिस्क्रिपेंसी है, कोई गोरी चाहिए, कोई बुरी चीज है। गोरी चाहिए। कपड़ा खरीद रहे हैं, रंग बता रहे हैं, ऑलिव ग्रीन चाहिए। भारतीय समाज कोई आध्यात्मिक आध्यात्मिक समाज कभी नहीं था, ना है। कुछ लोग चले जाते थे अपने तपस्या करने, और वो भी शायद हो सकता है इसलिए जा रहा हूँ कि उनको लगता हो चले जाएंगे तो 4 लोग बात करेंगे हमारे मगर बारे आप में। देखिए भारत का यूथ बिना रोजगार के भी कितना खुश। आप सड़कों पर देखिए, गाना बजाना, डांस, डीजे। ये जो आपने एक बात कही थी ना कि वो जो एक दिन की का जो ठाठ है शादी में क्यों ना मिले महसूस कर पाता है, ये सब वही है। वो जो कांवड़ पे जाता है, कावड़ चलने लगे लोग, अब जा चाहे रहे वो हैं कांवड़ में जाए चाहे रास्ते इज्तिमा में में जाए, दिखने कहीं भी लगे। जा रहा हो, जी जी। तो वो जो कांवड़ पे जाता है, वो जब तक कांवड़ चलती है तब तक वो राजा है। किसी को पीट देगा, झगड़ा कर लेगा, रास्ते में 4 जगह 10 जगह टेंट लगे हुए हैं, खाना खिला रहे हैं, पैर धुलाए जा रहे हैं, सेवा हो रही है। पिछली बार एक जब आरएसएस के शिवरात्रि, साहब थे, वो गाड़ी में थे, उन्होंने टोपी लगा ली थी, थोड़ी मुसलमानों जैसी, वो पिट गए। अब आज शिवरात्रि हो गई, कांवड़ खत्म। अब कल वो जाएगा उस गैरेज में जहां वो काम करता है, वहां उस्ताद उसे गाली बकेगा, पाना फेंक के मार देगा, ठीक। अब वो वापस तो अपनी असली जिंदगी उस्ताद में को कोई लौटेगा। श्रद्धा नहीं उसके कावड़ जाने पे। वो उस्ताद क्या है, जाने मुसलमान है देना क्या? 15 दिन, हिंदू है। अच्छा। उस 15 दिन उस्ताद भी उसके पैर पैर धो लेगा, खाना खिला देगा। 15 दिन बाद वो वापस वही है। तो ये जो बाकी 350 दिन वो झेल रहा है अपने जीवन में, ये 15 दिन उसको एक नकली बूस्ट देते हैं। इस 15 दिन जो है वो न केवल आज़ाद है, वो थोड़ा सा बड़ा महसूस कर रहा है। बाकी 350 दिन उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। और इसी को इस्तेमाल किया जाता है, आवारा भीड़ के खतरे जो हरिशंकर परसाई लिखते हैं, इसको ही इस्तेमाल किया जाता है। ये रामनवमी पर किसी मस्जिद के बाहर तलवार लिए वाली भीड़ भी हो सकती है। उस दिन जब वो आग लगा रहा है किसी दुकान में, तो पुलिस वाला उसको रोक नहीं रहा है। उस दिन के अलावा वही पुलिस वाला उसको मुसलमानों को तो कभी भी, फोर्स्ड हॉलीडे पे भेज देते हैं जब तक कावड़ होता है, क्योंकि उनकी दुकानें, उनका सब कुछ उनको बंद करा देते हैं। हाँ। पुलिस और लोकल नेता बंद करा देते हैं कि आप मुसलमान हैं, हाँ। आपकी हम बचा दुकान नहीं खुलेगी पाएंगे तो आपको। वो आहत हो जाते हैं। हम आपको बचा नहीं पाएंगे, नहीं, वो तो आप चले आहत जाइए। कावड़ के जो लोग हैं वो आहत हो जाते हैं, तो फोर्स्ड हॉलीडे रहता है मुसलमानों महिलाओं का। को देख के भी आहत होते होंगे, कोई छेड़खानी भी करते हैं। नहीं, अब तो महिलाएं भी कावड़ होने लगी हैं, दारू वारू पीती हैं उसमें। नहीं, लेकिन वो महिलाएं पुरुषों को छेड़ती नहीं, दारू भले भी लेती हूँ। क्या पता, देखा नहीं हमने, खुलेआम नहीं जेंडर छेड़ती। कॉन्शियसनेस दारू पी के रहती होगी क्या, कि नहीं छेड़ना तो है? इनको तो बिना पिए भी नहीं रहती है। हाँ ठीक है, डिग्रीज का ही फर्क होता है, नहीं, लेकिन नहीं, बहुत लड़कियां ज़्यादा आज़ाद है। महसूस करती हैं बहुत सारी कावड़ में जाके कावड़ में जाके। एग्जैक्टली कावड़ में मैंने धर्म से देखी, ज्यादा आज़ादी कहाँ पिछली मिल बार तो सकती है औरतों तस्वीरें को? देखी मैंने, ऑरेंज टी शर्ट में, और लड़कियां भी। औरतों को धर्म से अधिक आज़ादी कहीं मिल ही नहीं सकती है, कहीं नहीं। और
जो आज़ादी धर्म ने दी है औरतों को बीते 5,000 साल से, वो किसी ने नहीं दी और कहीं मिल ही नहीं सकती है। आपने देखा है वो जो एक और ये बात यंग देखिए बाबा बहुत, आए हैं जिन्होंने कहा खाली प्लॉट। हाँ हाँ, तो मैं तो सहमत हूँ उनसे। मैं चाहता हूँ उनके चरणों में जाके बैठना, पर वो ये डर रहे हैं इस बात से कि मैं कोई सवाल पूछ लूँगा, जवाब नहीं दे पाएंगे। पर्ची वाले ना, पहले पर्ची से देखे। भेज दीजिए आप सवाल। पहले तो मैंने मोदी जी को नहीं भेजे इंटरव्यू के लिए मैंने, हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। हाँ, देखिए नहीं मोदी जी पॉलिटिकल आदमी नहीं है, मसीहा वो है, अवतार धार्मिक है, आदमी है। हाँ, अवतारी पुरुष है। हाँ, वो धार्मिक राजनीति करने के लिए आए नहीं है, वो देश का भला कर रहा है। आप उसको राजनीति मत, राजनीतिक आदमी नहीं है वो। तभी आप ये कह रहे थे कि वो जो मंदिर का उद्घाटन था उसमें 2 अवतार का क्लैश ना हो जाए, इसलिए हाँ, अडानी साहब इसलिए नहीं इसलिए गए। नहीं आए। हाँ, दो जो हैं मतलब रकीब और प्रेमी दोनों खड़े हो जाए एक साथ, तो क्या करेगा वो? हाँ, धर्म संकट पर हाँ, तो वो मामला हो जाएगा ना। और आराध्य भी हम लोग संकट में समझते हैं मोदी साहब की ज़िंदगी आसान है, लेकिन उनको भी नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है। बैलेंसिंग एक्ट। आप ये समझिए कि अभी तो फिर भी आसान है क्योंकि चाइनीज़ ऐप बैन कर दिए। अगर टिकटॉक चल रहा होता तो एक और जिम्मेदारी उनके ऊपर होती रोज़, कम से कम एक टिकटॉक बनाने की। मुझे लगता है कई बार बैन ही इसीलिए करवाया अमित शाह ने कि भाई ये आदमी टिकटॉक में लगा रहेगा, कपड़े बदल के टिकटॉक बना रहा होगा, तो गानों रील्स पे। तो बनी रही हैं। रील्स कोई और बना रहा है, खुद नहीं बना रहे हैं, पर उनका अंदर से मन, आप सोचिए कितना नियंत्रण, उनका अंदर से मन नहीं करता होगा कि यार और ये वो वाले, टेक्नोलॉजी सेवी भी हैं बहुत। वो ही अडॉप्ट्स हाँ, टेक्नोलॉजी वेरी इजीली। उनको वही तो उनको लगता होगा ना, वो इस वाले गाने पे यार मुझे भी मन था, देखते होंगे वो कौन सा पुराना गाना एक रीमिक्स होके आया था, मैं भूल गया हूँ, तो वो उनको भी लगता होगा ना यार मेरा मन है इस पे। मुझे लगता है या बहुत केवल सारे हाथ लोग ऐसे लेके ऐसे कॉफी का मग रख के, घड़ी जो पहने हो महंगी उसकी एक फोटो लेके और डाल देना, हैविंग कॉफी, बट सीरियसली आई फील कि बहुत सारे लोग आई गुजरात एम से द जो स्टार हैं, एट द बक्स, है ना, ऐसे करके डाल दे, नीचे लिख के ऐसे फोटो अब बताइए बताइए। पता नहीं मुझे क्या क्या हटाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस देश में बॉलीवुड ड्रीम जी रहे हैं, हमारे नेता भी, हमारे बिजनेस लीडर्स भी। तो आप उनको बिजनेस लीडर कह रही हैं, ये आपका मतलब बहुत आपने इज्जत दे दी ऐसे लोगों को जी। बिजनेस लीडर और उनके परिवार और ये सारे बहुत जो सारे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं ऐसे, जो एक्टिविस्ट इसलिए हो गए क्योंकि कुछ करने को था नहीं यार, क्या करें, तो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हो गए। इनमें से कोई भी ह्यूमन राइट या लीगल राइट एक्टिविस्ट अब कभी ये नहीं बनता है। बताइए कि मेनका गांधी और अनंत अंबानी में आपको क्या फ़र्क लगता है व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल लव? क्योंकि मुझे लगता है अनंत कि बहुत हो सकता नेचुरल है, था कि वहां पर वो होती। अनंत हो सकता है वाकई जानवरों से प्यार करते हो, ओके। और दूसरी वाली मुझे पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, पर अनंत के लिए संभव है कि वाकई उन जानवरों से प्यार हो। इनको सॉरी, पिछले कितने साल से आपने कुछ सुना है बोलते हुए, कुछ कहते हुए? इस देश में इतने जंगल कट गए हाईवे बनाने के लिए, नहीं, ये पूरे जो वहाँ कौन जानवर गाय थे जो कि नहीं? मरी हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, सब जगह जो गाय बाड़ों में बंद कर दी गई, भूखी प्यासी मर गई, उनका पैसा उन पर खर्च नहीं हुआ। जो गौशालाओं का पैसा था वो सारा का सारा करप्शन मनी बन गया, वो गाय पर खर्च नहीं नहीं, हुआ। उसमें तो देखिए वो तो नहीं बोलेंगे। हमारे एक दोस्त हैं जूनियर, उन्होंने बड़ा अच्छा व्यंग्य लिखा था, गाय पे निबंध था, तो उसमें वो कहते हैं एक जगह बड़ी मज़ेदार बात की, मरी हुई गाय वोट बढ़ाती है और मरने के लिए जाती हुई गाय हिंदू एकता बढ़ाती है, तो उस पर तो क्यों बोलना है। और गाय कोई कम थोड़ी हो रही, हाँ, गाय ये कोई, बड़ा कंट्रोवर्शियल है, हम भी इस पर बात नहीं करना गाय चाहते कोई हैं। लुप्त प्राय जानवर थोड़ी है, बस मार नहीं सकते पर लुप्त प्राय नहीं है, बल्कि हो सकता है कुछ समय ये बाद। हम लोग तो नंबर 1 है एक्सपोर्ट मुझे तो में। कई बार लगता है कि जब ये लोग कहते हैं ना कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाएगी एक दिन, वो हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएंगे, मुझे लगता है कि गाय की जनसंख्या इतनी ना बढ़ जाए कि वो हिंदू मुसलमान दोनों से ज़्यादा हो जाए। मगर अब आपने मुसलमान भी आप ले आए, तो मुझे लगता है मुसलमानों के अच्छे दिन आए हैं। एक तो देखिए ये कि अब जैसे हिंदू जो नौजवान हैं वो उनको गाय, गोबर, गौमूत्र, कांवड़ इसमें लगाया, और मुसलमानों के लिए मदरसे भी साइंटिफिक साइंस पढ़ाने वाले, टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाले, उसको गर्दन पकड़ के ठीक कराए जा रहे हैं। मैं सोच नहीं सकती थी कभी कि भारत में मदरसों को साइंटिफिक, रैशनल और मॉडर्न किया जा सकता है, और वो भी हो रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट में ये मदरसा छाप जिन्हें कहते हैं, मदरसा छाप ग्लोबल मार्केट में जाने लायक बनने लगेंगे। देखिए छाप शब्द तो अब खराब हो गया, पहले तो छाप शब्द मतलब अच्छा बहुत सारी चीज़ें थी, जो गाय छाप रंग आता था खाने में डालने वाला है, फलानी छाप ये, फलानी छाप वो, फलानी छाप चप्पल अच्छी वाली आती थी,
ये तो समय के साथ चूंकि हम लोग इलीट हो गए तो हमको अब हिंदी वाले शब्द खराब लगते हैं, है ना, तो या देसी देसी जुबान जो है वो खराब हो गई। पर ये जो आप बात कह रही हैं, आप तो ग्लोबल कह रही हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कि कुछ साल बाद जो हिंदू है उसकी स्थिति जो हो जाएगी, उसको पढ़ाने के लिए मुसलमान प्रोफेसर ही मिलेंगे केवल। साइंटिस्ट भी वही होंगे, वही लोग इनको सुधारेंगे, भाई रैशनैलिटी इधर आओ यार, तुम क्या बात कर रहे हो, धरती घूमती सूरज के चारों ओर। हमको फिर से नए ब्रूनो चाहिए होंगे जलने के लिए, खंबे में बांध के जलाने के लिए, नया गैलीलियो, नया कोपरनिकस। हम वापस रेनेसेंस की तरफ जाएंगे और कोई रास्ता बचेगा ही नहीं कुछ समय बाद। और वो मुसलमानों के जरिए होगा, है कोई भरोसा नहीं है। मैं सोचती हूँ कि ये बहुत दिलचस्प देखिए, है। ऑपरेस कम्युनिटीज ने बहुत तरक्कियां की हैं दुनिया में। नहीं, आप ऑपरेस क्यों कह रहे हैं? देखिए, मैं मुसलमान मुसलमान नहीं हूं इसलिए मैं कह सकता हूँ ना। मुसलमान महिला घर के अंदर भी सुरक्षित की जा रही है कि उसके घर में उसके साथ इंसान ना हो, अगर उसके तलाक घर ना हो में पाए, तलाक उसकी गलत तरीके से ना और हो, तलाक रुकवा के शौहर को जेल भेज दो 3 साल के लिए, वो आज़ादी भी। तो बहुत बहुत कुछ, मुसलमान महिलाएं भी सुरक्षित, मुसलमान लड़के कहीं भी रहें उनको पढ़ना ज़रूरी है, और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान वो देंगे, और मदरसे बेहतर बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिला करके एक बहुत सबसे बड़ा एडवांटेज आपने छोड़ दिया। सबसे बड़ा फायदा मुसलमान का ये है इसमें कि अब जो इकोनॉमी की, एम्प्लॉयमेंट की, महंगाई की, सब चीज़ की हालत है, अब उसके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि ये सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही थी इसलिए ऐसा हुआ है। अब मुस्लिम पे ठीकरा नहीं फूटेगा। मुसलमान इज ऑन हिज ओन। अब ये भी नहीं है कि सरकार उसको हज सब्सिडी दे रही थी इसलिए हुआ, तुष्टीकरण कर रहे थे। अब बताओ, सबसे बड़ा फायदा तो उसका ये हुआ है। तो ये तो अच्छे दिन आ हाँ, गए ना और कोई ये भी मुसलमानों के। सबसे बड़ी, और एक और जोड़ लीजिए, सामाजिक, कोई ये नहीं कहेगा आप क्या तो ऐसा होता है, अब सब क्या वैसा हो रहा है, अब सब वापस लौट गए वहीं। तो मतलब जो पुरातन पंथ की परेशानियां मुस्लिम समाज को घेर रही थी, वो मुस्लिम समाज से छुड़वाई जा रही हैं, लेकिन हिंदू समाज में वो डाली जा रही हैं। हिंदू समाज वापस जो लूप होल्स से, हाँ, जो गड़बड़ियां थी जिनसे निकला था, वो वापस वहीं जा रहा है। तो दयानंद ने कहा था, स्वामी दयानंद ने, सॉरी स्वामी दयानंद ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, इन्होंने कर दिया छेदों की ओर लौटो। जो लूप होल्स थे वापस लूप होल्स की ओर लौट आई रहे डोंट हैं। सब्सक्राइब टू दिस। ये बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, इनको कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा है देश में। मुझे तो देखिए, मैंने कहा नेगेटिव तो होना पड़ेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव से ही करंट फ्लो करेगा ना, शॉर्ट हो जाएगा। सब पॉजिटिव रहेगा तो शॉर्ट ही हो रहा है, इसमें इतना पॉजिटिव हो गया है, अर्थिंग है नहीं कहीं। शादियों का मौसम चल रहा है, शादियां हो रही हैं, शादियां होती रहें, लोग जोड़े बनाते रहें, बिना जीवन साथी के, बिना सुख दुख शेयर करने वाले के कोई ना रहे, और किसी को भी अपने बुनियादी शारीरिक ज़रूरतों के लिए बाज़ार ना जाना पड़े। इस काम के लिए लोग अपने साथी के साथ एक सुनिश्चित माहौल में जीवन बिताएं। इसके लिए शादियां होती रहें। शादियां कितनी आसान हो सकती हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप जिस दिन तय करेंगी शादी आसान करना, शादियां आसान हो जाएंगी। कुल मिलाकर के शादी को कठिन किया जा रहा है। जब वेड इन इंडिया, ग्रैंड इन इंडिया, इस तरह की बातें हो रही हैं, तो आप अपनी जो ज़िंदगी का, जो सादगी का जो सवाल है, जो मकसद है, और जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर बनती है, ये आप तय कीजिए कि कैसा उसको आप कैसे संचालित करेंगे। अपना कितना % बजट अपनी शादी पे खर्च करेंगे, और शादी के बाद आने वाली जिम्मेदारियों के लिए क्या तैयारी करेंगे, ये सब आपके अपने हाथ में है। बहरहाल, मैं तो ये इस पर बात करना चाहती थी एक सोशल एक्टिविस्ट और लेखक और पत्रकार से, कि कैसे वेड इन इंडिया, वेड ग्रैंडली इन इंडिया, एंड जो अभी शादी का रोका हुआ है, जो अभी उसके ऊपर जो बातचीत है। रोका हुआ है तो इतना निकल आया उनका, अगर ना रोकते तो क्या होता। मैं एक चीज़ बस कहना चाहता हूँ कि हमको जो है थोड़ा सा ज्योग्राफी जब पढ़ाई गई, क्लाइमेट वगैरह स्कूल में, तो वहाँ एक गलती हुई। हमको बताया गया कि 4 मौसम होते हैं भारत में मूलतः, मोटा मोटी, गर्मी का, बरसात का, सर्दी का और पतझड़ का। हमारे यहाँ 5 मौसम होते हैं, गर्मी का, बरसात का, सर्दी का, पतझड़ का, शादियों का। ये जो है जोड़ देना ज़रूरी था। देश में चौथे नंबर की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है, और जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स एसोसिएशन वगैरह जो है, वो इसको और बढ़ाने की, आगे ले जाने की बात इसका मतलब ये है कि एक आम भारतीय जो है, माता पिता जो है जी, आम नॉर्मल, बिल्कुल मतलब लेमैन, जिसको कोई डिस्कोर्स समझ, जिसको अर्थव्यवस्था नहीं पता, वो दरअसल अर्थशास्त्री है, क्योंकि उसका जोर 21-22 साल का होते होता है शादी करनी है। तो वो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोच रहा है, और 1 साल में कहता है बच्चा पैदा करो तो अस्पताल जाएंगे, वहाँ रेवेन्यू जनरेट होगा, डॉक्टरों की डिग्रियां काम आएंगी,
मैटरनिटी पे खर्च होगा, फिर बच्चा बड़ा होगा उस पर खर्च होगा। तो ये सब राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। जी, शादी, बच्चे अब पैदा आप करना, ठीक बात कर रहे हैं। हाँ, ये सब राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो कुछ भी इस देश में इस समय हो रहा है, चाहे वो रील बन रही हो, अभी यहाँ नीचे कोई रील बना रहा होगा बैठा हुआ दुकान के बाहर, वो सब राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। इस देश में अब कुछ भी जो है 2014 के बाद से राष्ट्र निर्माण के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छी बात है ना। तो इसी तरह से राष्ट्र निर्माण होता रहे, लेकिन आप अपना फ़ायदा नुकसान अपने हिसाब से तय कीजिए। मकसद यही है कि हम लोग इस पर बात करें, सोचें कि एक देश अपने सारे रिसोर्सेज को कहाँ लगाएगा, अपनी उन्नति में लगाएगा, अपने डेवलपमेंट में लगाएगा या दिखावे में लगाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अगर अब तक देखा है तो आपने बहुत साथ दिया है। अपने इस चैनल को याद रखिए, हंसाइए मत। जब से लास्ट से बोल दिया अब तक देखा है तो बहुत साथ दिया है, ठीक है। मुझे आधी छूट भाई, गई। आपने अगर अब तक इस चैनल को यहाँ तक देख ही लिया है, बड़ा बड़ा साथ दिया आपने हमारा। ये साथ बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर, और नए टॉपिक की तो कोई कमी नहीं है अपने देश में। सब्सक्राइब कर कंटेंट लीजिए। सब्सक्राइब से फर्क पड़ता है। हाँ, हम इतने छोटे हैं अभी, क्या सब्सक्राइब कराएं। 3 मैजिकल वर्ड्स, ओके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, अगर उससे फ़र्क पड़ता है तो ठीक है। बात दूर तक जानी चाहिए, मकसद ये है। अगर आप देख रहे हैं और देखते रहेंगे तो बस ये बड़ी बात है। हमारा ख्याल रखिएगा और अपना भी। शुक्रिया।